Hi everyone, this is prelims revision class. This is part 2. Part 1 में हमने पॉलिटी पढ़ा, इंटरनेशनल रिलेशंस देखा और इकोनॉमी देखा. आज हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट. ओके. एनवायरनमेंट का जो ओरिजिनल पार्ट था, जो मेन पार्ट था, उसमें हमने सिलेबस को कवर करते हुए जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन. तो ये जो 365 था, इसमें हमने ये सारे टॉपिक्स एक बार देख चुके हैं. नाउ जो ये सेकंड पार्ट है, दिस इज काइंड ऑफ लाइक अपडेट्स, सप्लीमेंट्री. जो मेन पार्ट के बाद जो अपडेट्स आए हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे. ओके. सो इन दिस वीडियो लेट अस कवर एनवायरनमेंट सेक्शन. एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. एनवायरनमेंट में आपको केवल बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी, बेसिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड बेसिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बस इतनी चीजें देखनी है. उसके बाद इट्स ऑल अबाउट करंट अफेयर्स. और करंट अफेयर्स भी बहुत पुराना नहीं देखना है, रीसेंट करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. सो लेट अस बिगिन. दिस इज एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो आर्टिकल 6.2 मैकेनिज्म ऑफ पेरिस अग्रीमेंट फिर से न्यूज में है. पेरिस अग्रीमेंट, अभी CBD हुआ था, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुआ था, शर्म अल शेख था, ग्लासगो था, मॉन्ट्रियल में हुआ था. दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो यूनियन गवर्नमेंट ने फाइनलाइज किया है लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड मोबिलाइज इंटरनेशनल फाइनेंस इन इंडिया. हमें क्लीन एनर्जी चाहिए. हम फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम से फेज आउट करना चाहते हैं, इसे फेज डाउन करना चाहते हैं. मतलब वी वांट टू मूव टू क्लीन एनर्जी, बट उसके लिए वी वांट टेक्नोलॉजी. और ये जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कार्स में भी हम देखते हैं कि अगर ग्रीन है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है. सो हमें इसको फाइनेंस भी चाहिए होगा, फाइनेंस भी. सो नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस अग्रीमेंट. और इसने अभी बात किया है कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए और हमें फाइनेंस की जरूरत है. 13 एक्टिविटीज फाइनलाइज्ड है इनिशियली फॉर 3 years अंडर 3 heads. ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन एक्टिविटी है. इसमें रिन्यूएबल एनर्जी विद स्टोरेज, सोलर थर्मल, ऑफशोर विंड, ऑफशोर एंड ऑनशोर, दिस इज ऑफशोर, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी एटसेट्रा. सो हम इन एक्टिविटीज से हम एनकरेज करेंगे सो दैट ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम हो. ऑल्टरनेटिव मटेरियल होगा जैसे अमोनिया. प्रोसेस ऑफ मेकिंग अमोनिया इज 100% रिन्यूएबल एंड कार्बन फ्री. ग्रीन अमोनिया बनाएंगे. रिमूवल एक्टिविटी भी होगा जिसमें कार्बन सिक्विस्टरेशन होता है, कार्बन सिक्विस्टरेशन. तो आर्टिकल 6 में पेरिस अग्रीमेंट के कंट्रीज को अलाउ होता है वॉलेंटरी कोऑपरेट करना विद ईच अदर टू अचीव एमिशन रिडक्शन टारगेट्स. सो सारी कंट्रीज आपस में कोऑपरेट कर रही है. क्लीन एनर्जी के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है और फाइनेंस मैकेनिज्म है. ये नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के भी अंदर है. सो दिस इज GHG, एमिशन रिडक्शन. देन गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन है. ये एक्टिविटी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की. और इसमें बात है, जैसे शब्द में ही लिखा है, गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन. मतलब $3 ट्रिलियन का फाइनेंस जरूरी है जिससे नेट जीरो होगा, रिवर्स होगा नेचर लॉस एंड रीस्टोर होगा बायोडाइवर्सिटी बाय 2050. ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस है फॉर नेट जीरो. ये अलायंस है, इसमें भी बात है कि हमें फाइनेंस करना है एक्सपेंशन ऑफ कोल, ऑयल, फॉसिल गैस इंडस्ट्रीज को और इनको ग्रेजुअली फेज आउट करना है. तो दिस इज अ कोalition. कोऑर्डिनेट होगा एफर्ट्स अक्रॉस ऑल सेक्टर्स. इसमें 2021 में लॉन्च है. COP26 में भी इसकी बात है. और हम रेस टू जीरो कैंपेन के अंदर है, रेस टू जीरो कैंपेन. ग्लोबल क्लाइमेट रिजिलियंस फंड. देखो ये इतने सारे नाम याद रहते नहीं है, बट अगर आपको थीम याद होती है जिसपे मैं आपको इतना फोकस करने को बोलता हूँ, अगर आपको उसकी थीम और बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब स्टोरी बिहाइंड दैट इनिशिएटिव पता होता है तो आपका गेस वर्क बेटर हो जाता है. वरना टेक्निकली फ्रैंकली स्पीकिंग इतनी चीजें याद नहीं होती. बट अगर आपको उसका थीम पता है, आइडिया पता है, डायरेक्शन पता है, कंपास आपके पास है, तो आप सही डायरेक्शन में सही ऑप्शन पे क्लिक कर पाओगे, सही ऑप्शन को हम टिक कर पाएंगे. तो जैसे ग्लोबल क्लाइमेट रिजिलियंस फंड है, इसमें भी क्या बात है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसलिए हमें रिजिलियंस चाहिए, मतलब क्लाइमेट चेंज को हम सहन कर पाए. तो इसके लिए इंप्रूव होगा लाइवलीहुड ऑफ पुअर सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन वर्कर. इनफॉर्मल इकोनॉमी को हम बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी, टेक्निकल ट्रेनिंग दें. अब इसमें सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन भी यहाँ पर लिंक्ड है.
इंटरनेशनल एनर्जी फोरम है, IEF, इंडिया इसकी पार्टी है। इसने भी राउंड टेबल किया मैपिंग न्यू पाथवेज फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एनर्जी ट्रांजिशन पे। ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 72 कंट्रीज की, और इसका हेडक्वार्टर रियाद, सऊदी अरेबिया में। सो दिस इज एनर्जी फोरम, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम। ये है इंक्लूसिव फोरम ऑन कार्बन मिटिगेशन अप्रोच। कार्बन मिटिगेशन, जैसे अभी एक टर्म न्यूज में था, उसका नाम है पंचामृत। पंचामृत हमारी गवर्नमेंट ने काफी सारे यहाँ पे प्रोमिसेस भी किए थे, जैसे 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, हम नेट जीरो की तरफ बढ़ेंगे। नेट जीरो, नेट जीरो मतलब जितना एमिशन है उतना ही हम उसको कॉम्पनसेट कर देंगे, तो प्लस माइनस इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली जो कोल है, कोल को हम फेज आउट नहीं करेंगे, हम फेज डाउन करेंगे। डाउन का मतलब हम ग्रेजुअली उसका यूजेज कम करेंगे। एनवायरमेंट क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप भी है, फैंटास्टिक। अब जो नेक्स्ट है वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन में फ्लाई ऐश इज इंपॉर्टेंट। फ्लाई ऐश क्या होती है, जैसे कोल पावर प्लांट्स है, इससे धुआं निकल रहा है, उसमें ऐश होती है, राख होती है, उसको फ्लाई ऐश बोलते हैं। तो रिसेंटली UNFCC ने, MOEFCC ने नोटिफिकेशन ऑन फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन दिया है। तो इसमें यह है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर होगा, और स्टार्टिंग विद 1999, द मोस्ट रिसेंट वंस बीइंग इन द ईयर 2021-20। तो हमें फ्लाई ऐश जो है, राख है, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। तो एक कॉम्प्लायंस होगा कि जितने भी थर्मल प्लांट्स हैं वहाँ पे मैकेनिज्म हो कि 100% फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन हो विद इन 4 years ऑफ टाइम। जितनी भी राख बन रही है, कोयले से राख बन रही है, वैसे भी इंडियन कोल होता है, इसमें ऐश कंटेंट ज़्यादा होता है, ऐश कंटेंट ज़्यादा होता है। तो डेफिनेशन ऑफ लेगेसी ऐश भी है, पुरानी ऐश जो है, देन उसको हम कहीं पे डिकम्पोज करें, रोड्स बनाने में यूज हो, सम अदर मटेरियल में यूज हो। द आइडिया इज सीमेंट बनाने में, द आइडिया इज यूटिलाइज करना है उसे। तो इसमें बात है कि सोलर एंड विंड पावर प्लांट से हम रिक्लेमेशन एक्टिविटी कर सकते हैं। टाइम पीरियड इसका से दिया हुआ है, अप टू 3 years तक हमें स्टेबलाइज करनी है चीज़ों को। परमिट की ज़रूरत होगी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पे CPCB होगी। CPCB क्या है, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसका सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। देन इसके बाद ये है कि ऐश का होगा, बैन होगा एस्टैब्लिशिंग और डेजिग्नेटिंग न्यू ऑपरेशनल ऐश पॉन्ड्स बाय एनी कोल और लिग्नाइट बेस्ड TPP। ये जो ऐश है, जैसे अगर आपने देखा है किसी थर्मल पावर प्लांट के आसपास, वहाँ अगर सीमेंट के भी मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे ट्रक्स दिखेंगे जो उस ऐश को सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ट्रांसफर करते हैं। बहुत जगह जो रोड्स कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इस रोड में भी जो मटेरियल है उसमें कोल का जो ऐश है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमें यूटिलाइजेशन करना है। मैंडेटरी यूजेज होगा, जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स को बोला गया है, ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज एटसेट्रा होगा। सो दिस इज फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन। अब एक होता है पार्टिकुलेट मैटर। ये पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। इंडियन कोल हैज मच मोर ऐश कंटेंट देन अदर कंट्रीज। कोल की कैटेगरी होती है बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इंडियन जो कोल है, हमारे यहाँ बिटुमिनस काफी कम है, जो इंडियन एंथ्रासाइट कम है और बिटुमिनस है। तो द पॉइंट इज कि हमारे यहाँ ऐश कंटेंट ज्यादा है कोल में, सो दैट इज वाई ये ज्यादा फॉर्मेशन होता है। सिलिका, अल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, ऑक्सीजन है, आर्सेनिक और लेड भी मिलते हैं। अब फ्लाई ऐश का एडवर्स इम्पैक्ट क्या होता है, इससे पार्टिकुलेट मैटर मतलब छोटे छोटे महीन कण आपको हवा में तैरते हुए दिखेंगे और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करेंगे। रिड्यूस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। पत्तियों पे सेटल हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन के बड़े फायदे हैं। कॉस्ट इफेक्टिव सब्सटीट्यूट है पोर्टलैंड सीमेंट। ड्यूरेबल है एज इट इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ कॉन्क्रीट रोड्स एंड स्ट्रक्चर्स। एनवायरमेंटली सुटेबल है एज इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर कार्बन सिक्वेस्टरेशन। पोटेंशियल है इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ओइंग टू इट्स केमिकल कंपोजिशन, और ये रिमूवल ऑफ मर्करी के लिए भी इस्तेमाल है। अब एक MCQ बन सकता है कि फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन किन सब एरिया में आ सकता है, तो ये सारे एरिया में फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन है। तो इंडिया में 10% था, 2021 तक ये 92% हो गया। दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। स्टेबल कमोडिटी ऐश ट्रैक मोबाइल ऐप भी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर का। NGT ने फ्लाई ऐश मैनेजमेंट यूटिलाइजेशन मिशन की बात की है। रैशनलाइजेशन GST भी है फ्लाई ऐश की ब्रिक्स में, और ब्लॉक्स में GST केवल 5% लगा है। तो वी आर एनकरेजिंग फ्लाई ऐश, दिस इज फेवरेट एरिया। कई बार सवाल आए हैं फ्लाई ऐश से।
फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुआ और यहाँ पे हुआ वाटर गवर्नेंस। पानी बहुत एक स्कार्स रिसोर्स है, वैसे तो ब्लू प्लैनेट है बट जो यूटिलाइजेशन का पानी है वो बहुत कम है। तो फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट्स वाटर विजन 2020 47 हुआ और इसमें बात हुआ नेशनल फ्रेमवर्क बनाना है रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर। पानी को हमें रीयूज करना है, वेस्ट वाटर को वापस करेक्ट करना है। और सेडिमेंटेशन मैनेजमेंट भी है। वाटर का यूज स्टेट लिस्ट में एंट्री 17 में है, वाटर सप्लाई इरिगेशन कैनाल ड्रेनेज में। यूनियन लिस्ट एंट्री 56 में है, रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैली में, इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैली में। तो ये यूनियन लिस्ट में एंट्री 56 और स्टेट लिस्ट में है एंट्री 70। सेडिमेंटेशन से क्या होता है कि पानी अच्छे से जमीन में रिसना चाहिए, जमीन में जाना चाहिए। तो सेडिमेंटेशन मैनेजमेंट ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्वॉयर कैपेसिटी भी होगा और जो रिजर्वॉयर्स हैं उसमें भी जो पानी स्टोर्ड है वो किस तरीके से मैक्सिमम टाइम तक हम स्टोर कर सके, लाइक दैट। इसके लिए जल शक्ति अभियान का कैंपेन है कैच द रेन। कैच द रेन में लोगों को नज कर रहे हैं, मतलब एनकरेज कर रहे हैं कि हर कोई एक जन आंदोलन की तरह जितना भी रेनफॉल आ रहा है उसको हम हार्वेस्ट करें, उसको हम कैच करें। तो एक सब पोर्टल है जल इतिहास और इसमें सेलेक्टेड वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स जो 100 साल पुराने हैं उनका शोकेस किया गया। वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सिंगल विंडो सॉल्यूशन है। वाटर विजन पार्क भी बने हुए हैं जिसमें आइडिया ऑफ अफॉरेस्टेशन। सी अगर पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होता है तो वो रेन को अट्रैक्ट करता है और उससे वाटर, ग्राउंड वाटर लेवल, वाटर बैलेंस बना रहता है, वाटर साइकिल को हेल्प करता है। तो इससे कंजर्वेशन होगा। वाटर एंड अलाइड रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट है। सिनर्जी है बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम स्कीम्स इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज वाटर विजन पार्क। 4 E's हैं वाटर गवर्नेंस के, इकोलॉजी, इक्विटी, इकोनॉमिक्स और एफिशिएंसी। अब एक और वर्ड है स्पंज। स्पंज क्या होता है? स्पंज में काफी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो अर्बन फ्लडिंग हमने देखा, जैसे अभी ऑकलैंड का एग्जांपल दिया है, न्यूजीलैंड, बट इंडिया में भी बहुत कॉमन है। हर शहर में, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, एवरीवेयर आप देखोगे बारिश के मौसम में फ्लडिंग हो जाती है, अर्बन फ्लडिंग। तो इसके लिए ऑकलैंड ने एक एग्जांपल दिया कि स्पंज सिटी बनाए, स्पंज सिटी, a city that is designed to passively absorb, clean and use rainfall in an ecologically friendly way that reduces dangerous and polluted runoff। तो इसको बोलते हैं स्पंज सिटी। तो ये कॉन्सेप्ट है स्पंज सिटी का। इसमें ग्रीन रूफ है, रेन गार्डन है, परमिएबल पेवमेंट है, जैसे जो पत्थर के पेवमेंट होते हैं इसमें पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, बट अगर परमिएबल है मतलब काइंड ऑफ से पोरस है तो पानी उसमें जमीन पे एब्जॉर्ब होगा। तो परमिएबल पेवमेंट टू एब्जॉर्ब एंड फिल्टर वाटर्स। रिवर सिटीज अलायंस है, इसमें धारा 2023 है, ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। देन इसके अलावा को लर्न करने की बात है, लोकल वाटर रिसोर्सेस को मैनेज करने की बात है। डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर रिवर सिटीज, इडिएट, डिस्कस, एक्सचेंज बेस्ट नॉलेज, बेस्ट इंफॉर्मेशन को हम एक्सचेंज करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस को। इसकी थीम है नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्निकल सपोर्ट। नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट। गंगा बेसिन और नॉन गंगा बेसिन स्टेट्स भी इसमें इंक्लूडेड है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की पार्टनरशिप है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, बिकॉज अर्बन सिटीज में हम ये वर्क कर रहे हैं प्राइमरली रेजुवनेट करना है वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट रिवॉर्ड स्कीम। ये ऐसे जो भी नाम आते हैं ना, इससे हमें उसके कॉन्टेक्स्ट में सोचने की कोशिश करना है। कॉन्टेक्स्ट यूजुअली जो गवर्नमेंट का तरीका होता है ना, तो वो वेलफेयर ओरिएंटेड होती है गवर्नमेंट, और कोई भी स्कीम है जो जिस वर्क को कर रही है उसी का कुछ एक्रोनेम या हिंदी नेम ऐसा कुछ होके वो नाम यहाँ पे आता है। ओके, तो ऑफिसर ऑफ सब सहारन कंट्रीज ने भी कर्नाटका को देखा और वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात की। वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो वाटर शेड को डेवलप करना इज एसेंशियल, इससे लाइवलीहुड बनेगा और रेजिलिएंट आएगा, फूड सिस्टम में रेजिलियंस आएगा। ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन इज अगेन इंपॉर्टेंट। अभी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में ये बात आया, नीड फॉर रिवाइवल ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन इंडिया है। एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी को बढ़ाओ पर पर्सन, टॉप करो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर इन वर्ल्ड, इंडिया टॉप है। तो हम ग्राउंड वाटर पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, विच इज अगेन नॉट सो गुड। 25% ऑफ वर्ल्ड वाइड टोटल इंडिया अकाउंट कर रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारा ग्राउंड वाटर ना डिप्लीट होता जा रहा है, लेवल डिप्लीट हो रहा है। 70% ऑफ अवर वाटर सोर्सेज आर कंटेमिनेटेड, जैसे आर्सेनिक कंटेमिनेशन हो रहा है, लाइक दिस। ये कुछ ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स हैं इंडिया की, वेरी इंपॉर्टेंट।
जैसे हिमाचल में है खत्री एंड कोहल, उत्तराखंड में होता है नौला, बिहार में अहार पाइन होता है, अहार पाइन, अरुणाचल में अपतनी, नागालैंड में जाबो च्यो ओजिली, असम में डोंग्स, मेघालय में बम्बू ड्रिप इरिगेशन, बंगाल में इनंडेशन चैनल, जैकवेल्स अंडमान में है, काटास मुंडास बांधा उड़ीसा में है, चेरुवु आंध्रा, एरी ओरियाइन तमिलनाडु, सुरंगम एंड कोराम्बूज इज इन केरला, महाराष्ट्र में होता है भंडाराज और रामटेक मॉडल होता है, विरदास होते हैं गुजरात में, तालाब बांधी चंदेला टैंक मध्य प्रदेश में, दिल्ली में होती है बावली, उग्रसेन की बावली, राजस्थान में कुंड बावरी नदी, देन झालाराज खादिन धौरा पार सिस्टम, ये सब राजस्थान में है, कुल है और जिंग्स है लद्दाख में। ये अलग अलग नाम है जिनके नाम से टेक्निकली सब मोर और लेस एक जैसी चीज होती है कि पानी आ रहा है उसको गड्ढा करो या फिर अंदर स्टोर करो या फिर अंडरग्राउंड कुछ स्टोरेज बना के करो, ऐसे करके हम पानी को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। तरीके अलग हो सकते हैं, जैसे बावली में ऐसे स्टेप वेल हो जाता है, टंका में ऐसे गड्ढा हो जाता है, कई बार इस तरीके के बड़े शेप बन जाते हैं, बट दीज आर लाइक लोकल ज्योग्राफी पे डिपेंडेंट उनके तरीके हैं। ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स इन इंडिया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ई वेस्ट मैनेजमेंट। ई वेस्ट मैनेजमेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल। ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर है। प्रोविजंस क्या है? ई वेस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। फॉर एग्जांपल आपका पुराना मोबाइल है, आपने नया मोबाइल ले लिया, अब आप सोचो पुराने मोबाइल का क्या होगा। देयर वॉज अ टाइम जब फ्लॉपी डिस्क आती थी, फिर कॉम्पैक्ट डिस्क आ गई, फिर डीवीडी आ गई, फिर पेन ड्राइव्स आ गई, और अब तो क्लाउड सर्विसेज ज्यादा हो रहा है, तो ये सब क्या हो गए? ये ई वेस्ट बन गए, ई वेस्ट। तो की प्रोविजंस हैं जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2023 में मेंशन है। अमेंडमेंट है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल में 1 अप्रैल 2023 से आया है। इसमें 2 सब्सटेंस है। शेड्यूल 2 ऑफ ई वेस्ट है कैडमियम और लेड। कैडमियम और लेड सोलर पैनल्स में मिलता है, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स में मिलता है। लेड आपको मेडिकल डिवाइसेस में भी मिलता है, जैसे कुछ इम्प्लांट्स हैं, कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं। इनको कैसे हम डिकम्पोज करें, इनको कैसे हम रिसाइकल करें। एवरी प्रोड्यूसर शेल प्रोवाइड द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कि उससे कंटामिनेशन तो नहीं हो रहा है, कंज्यूमेबल पार्ट्स में, स्पेयर्स में वो कोई जो लेड या कैडमियम मर्करी ऐसा कोई पॉल्यूटेंट तो नहीं है। तो इंफॉर्मेशन है विद द डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फॉर्मेंस टू द रिडक्शन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देना पड़ेगा। अब देखिए, टॉक्सिक हैजार्डस सब्सटेंस फाउंड इन ई वेस्ट क्या है? एक तो लेड है, कैथोड रे ट्यूब है सीआरटी, कैडमियम है, ये चिप रजिस्टर सेमीकंडक्टर में मिलता है, मर्करी है, रिलेज एंड स्विचेस हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स है, बेरिलियम मदरबोर्ड है, हेक्सावेलेंट क्रोमियम भी है, इसमें अनट्रीटेड गैल्वेनाइज्ड स्टील प्लांट्स एक्सेट्रा में मिलता है। सो व्हाट आर दीज आर टॉक्सिक हैजार्डस सब्सटेंस। इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक है, भोपाल में बना है, सेग्रीगेशन प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट पे ये वर्क कर रहा है, ई वेस्ट क्लिनिक। इसके अलावा कुछ और पॉल्यूटेंट्स है, विनाइल क्लोराइड है, ये विनाइल क्लोराइड है, ये कार्सिनोजेनिक होता है, ये पीवीसी बनाने में काम आता है, और कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग। इसके अलावा फॉस्जीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड है। फॉस्जीन भी हाईली टॉक्सिक गैस होती है, कलरलेस होती है, इससे वॉमिटिंग, ब्रीदिंग ट्रबल्स एक्सेट्रा होता है, स्किन, आई, नोज, थ्रोट इरिटेशन होता है। देन वन इज यूरेनियम। यूरेनियम जो है ये बियॉन्ड परमिसेबल लिमिट 12 राज्यों में मिला है। यूरेनियम रेडियो एक्टिव भी होता है। WHO का लेवल इतना है, बट कुछ राज्यों में यूरेनियम कंटेंट ज्यादा है। पंजाब वर्स्ट अफेक्टेड है, हरियाणा में भी यूरेनियम कंटेमिनेशन देखा है। यूरेनियम कंटेमिनेशन क्यों होता है कि कोई नेचुरल यूरेनियम का कंटेंट है वो एक्वीफर में आ गया, रॉक्स में, पानी में मिल गया। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज वन रीजन। बाइकार्बोनेट्स है, तो इनसे कंटेमिनेशन होता है। एडवर्स इफेक्ट होता है यूरेनियम कंटेमिनेशन का, किडनी डिसीज, बोन टॉक्सिसिटी एक्सेट्रा में। फिर ये है बिस्फेनॉल ए, BPA। तो ये अभी ऐसा आया है न्यूज में कि प्लास्टिक क्विकन्स मॉस्किटो लाइफ साइकिल। मॉस्किटो क्या होता है? मॉस्किटो एक कैरियर वेक्टर होता है जिससे डिसीजेज होती है, मलेरिया एक्सेट्रा। तो मॉस्किटो की ब्रीडिंग इज द रूट कॉज ऑफ ऑल टाइप ऑफ डिसीजेस। हमको अगर डिसीजेस से बचना है तो मॉस्किटो ब्रीडिंग को हटाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि ये BPA से इसकी लाइफ साइकिल थोड़ी स्पीडन हो जाती है। अब
ये केमिकल है जो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक में मिलता है। कॉमनली ये शैटर प्रूफ विंडो, आईवेयर, वाटर बॉटल्स, इपॉक्सी रेजिन में मिलता है। ये फूड एंड बेवरेज में मिल जाता है। इससे इल इफेक्ट्स होते हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। ये एंडोक्राइन सिस्टम को भी डिसरप्ट करता है, इंटरफियर करता है हार्मोन्स में, ब्रेन, प्रोस्टेट, ग्लैंड्स एटसेट्रा में। ओके, तो दिस इज बीपीए, दिस इज अगेन बैड। देखो ये जितने भी कॉन्टेक्स्ट होते हैं ना, इसको ना अगर माइंड मैप बनाना है तो आप कैटेगरी में रखा करो, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। इससे ना चीजें याद रहती है। बिकॉज ये जो एग्जाम है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और सब गलती क्या करता है इकोसिस्टम, कि हम एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं। हमको एक्सपर्ट बनना ही नहीं है। सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखोगे तो उसमें भी स्पेशलाइजेशन नहीं है। हमें रेंज चाहिए और एक सफिशिएंट डेप्थ चाहिए, दैट्स ऑल। अब मरकरी इन स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स होता है, तो हमें एक आइडिया मिलना चाहिए कि अच्छा मरकरी से लाइटनिंग प्रोडक्ट में जो स्किन लाइटनिंग में मरकरी भी यूज हो रहा है, तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा। अब हमें इसमें बहुत डिटेल में रिएक्शन, केमिकल एटसेट्रा सवाल नहीं आएगा। बस ये पूछा जाएगा क्या मरकरी स्किन लाइटिंग प्रोडक्ट में भी यूज होता है, तो यस, लाइटनिंग में। तो गैबन वगैरह यहाँ पे देखा है, दिस इज अगेन नॉट हेल्दी। तो ये मरकरी एक शाइनी सिल्वर वाइट मेटल है, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। ये टॉक्सिक इंग्रेडिएंट है, स्किन लाइटिंग क्रीम में दिखता है, तो दिस इज अगेन नॉट राइट। कॉस्मेटिक्स में ऐसे भी बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं बहुत इंजूरियस होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम कंपाउंड्स हैं, ये लिप समथिंग ग्लॉसेस, नेल पॉलिशेस, लेड इन लिपस्टिक्स में, ये सवाल प्रीलिम्स में आया था, लेड इन लिपस्टिक। ओके, तो यहाँ पर इस टाइप के जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें भी हार्मफुल केमिकल्स मिलते हैं। देन बायोडाइवर्सिटी, तो ये हो गया पहला टॉपिक। अब 4.3 है, दिस इज बायोडाइवर्सिटी। इसमें एशियन वाटर बर्ड कंसेंसस हुआ। वाटर बर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स मैक्सिमम जो मिलती है वो हमें वाटर वेटलैंड्स या फिर वाटर बॉडीज के आसपास मिलती है। तो ये भी वाटर बर्ड सेंसस हुआ। ये एनुअल इवेंट है, सिटीजन साइंस प्रोग्राम है, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स एंड वाटर बर्ड्स है। AWC इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल वाटर बर्ड कंसेंसस और वेटलैंड इंटरनेशनल से इसका कोऑर्डिनेशन है। 1987 को ये बना था। AWC जॉइंटली कोऑर्डिनेट होता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल के थ्रू। 1883 में BNHS बना था। ये एक NGO है, बायोडाइवर्सिटी पे ये वर्क करता है। ये डेजिग्नेटेड है एज साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जब भी बर्ड्स की बात आ रही है, एक तो बर्डमैन ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए, हु इज बर्डमैन ऑफ इंडिया, एंड सेकंड दिस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। एक स्कीम है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, CMS और बॉर्न कन्वेंशन। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स इन देयर हैबिटेट्स। बिकॉज एनिमल्स, बर्ड्स ये मूव करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर माइग्रेशन करते हैं, तो ये उसके लिए CMS या बॉर्न कन्वेंशन है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईस्ट एशियन ऑस्ट्रोलेशियन फ्लाईअवे पार्टनरशिप इनिशिएटिव है। इनफॉर्मल वॉलेंटरी इनिशिएटिव है, ये भी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। जैसे बहुत सारी सेंट्रल एशिया की बर्ड्स आती है और फिर वो हमारा नागालैंड में आती है, देन फिर अंडमान निकोबार जा रही है, तो ऐसे वो फ्लाईवेज होते हैं, फ्लाईवेज तरीके होते हैं उनके माइग्रेटरी पैटर्न। ऐसे ही सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, ये आर्कटिक इंडियन ओशन से होते हुए जाता है। देन इसके अलावा इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया प्रोग्राम है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का। IUCN ग्लोबल स्पीशीज प्रोग्राम भी निकालती है रेड लिस्ट। अभी बहुत कंफ्यूजन होगा आप लोगों को कि कौन सी स्पीशीज रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है या फिर वल्नरेबल है। इसका जो सबसे रिलायबल और ऑथेंटिक है वो है कि आप ऑफिशियल रेड लिस्ट की वेबसाइट पे जाओ और वहां पे उस स्पीशीज का नाम सर्च करो, उसका डिटेल्स आ जाएगा। वो सबसे अपडेटेड और ऑथेंटिक माना जाता है ना, रेड लिस्ट की वेबसाइट। वाटर बर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेट प्रोग्राम भी है। इसमें जो सवाल आएंगे ना वो ये आएंगे कि रीसेंट रामसर वेटलैंड साइट्स कौन सी है। आप बताओ रीसेंट 5 और 10, रीसेंट 10 रामसर वेटलैंड साइट्स के नाम बताइए। फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे हुआ है। ये वल्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनवायरमेंट को क्लींस करते हैं। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे हुआ। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में अभी मीटिंग हुआ और डुप्लीकेशन को अवॉइड करने की बात है, तो कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो ये वायनाड लैंडस्केप में हुआ, नागरहोल, बांदीपुर, मुद्दुमलाई तमिलनाडु में, तो यहाँ पर हुआ है फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे। तो पारसीज रिचुअल्स होते हैं, पारसी कम्युनिटी होती है हमारी, उनके रिचुअल है। उनके रिचुअल क्या है? प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग आउट द डेड फॉर स्केवेंजर्स बाय बिल्डिंग टॉवर्स ऑफ साइलेंस। डेड बॉडी को वो रखते हैं ताकि स्केवेंजर्स होते हैं जो डेड बॉडी पे फीड करते हैं,
वो तो इट इज अगेन जो बिलीफ सिस्टम वो ये है कि बैलेंस बना रहे, नेचर में बैलेंस बना रहे। तो इससे क्या होता है, टू लिमिट एक्सेस टू कॉप्सेस एक्सक्लूसिवली टू एयरबॉर्न स्केवेंजर्स लाइक वल्चर, क्योंकि बॉडी अगर डिके होती है तो उससे डिसीजेस भी हो सकती है। तो दिस इज नेचर का मैकेनिज्म। तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक, यहाँ पर ऐसा सर्वे हुआ। वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है, यह है पिंजौर में। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने अभी यहाँ पे ब्रीडिंग सेंटर जटायु जो है बीर शिकरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर पिंजौर इन पंचकुला। तो वीसीबीसी है, जॉइंट प्रोजेक्ट है हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का, ये एक एनजीओ है। कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है टू सेव द 3 स्पीशीज ऑफ वल्चर, द व्हाइट बैग्ड, लॉन्ग बिल्ड एंड स्लेंडर बिल्ड है फ्रॉम लूमिंग एक्सटिंक्शन। क्योंकि वल्चर्स बड़े एक्सटिंक्ट हो गए, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है और ये एक अच्छा साइन नहीं है, बिकॉज इससे इकोसिस्टम डीएस्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसको फंडिंग है यूके रॉयल सोसाइटी से भी मिला है और बर्ड्स एंड डार्विन इंस्टीट्यूशन भी है। वल्चर रेस्टोरेंट्स हैं गढ़चिरौली नासिक में, थाने सर्कल्स इन महाराष्ट्र में। एक डिक्लोफिनैक है, डिक्लोफिनैक इज टॉक्सिक टू वल्चर्स इवन इन स्मॉल डोजेज, इससे उनको किडनी फेलियर होता है। तो इससे यूरिक एसिड अक्यूमुलेशन होता है, तो ये वल्चर्स के लिए ठीक नहीं है। दिस इज डिक्लोफेनेक। वल्चर्स इन इंडिया 9 स्पीशीज है, 4 स्पीशीज सदर्न इंडिया में मिलती है और कुछ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में है, जैसे बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर एंड व्हाइट रम्ड वल्चर। वल्चर्स का इकोसिस्टम में काफी रोल है, स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, फूड वेब्स, एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव, एनवायरमेंटली बेनिफिशियल कार्कास डिस्पोजल सर्विस है, प्रिवेंटिंग लाइव स्टॉक बॉर्न डिसीजेज है जैसे ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स है, बाय डिस्पोजिंग ऑफ इन्फेक्टेड कैरकास। तो जो पुराना जैसे डेड बॉडी है, कैरकास है, उसको ये क्लीन करते हैं। तो ये इकोसिस्टम सर्विसेज करते हैं। ये कुछ कंजर्वेशन स्टेटस है, ज्यादातर जो वल्चर्स हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है इंडिया में, उनकी पॉपुलेशन बहुत थ्रेटन हो रही है। जैसे ये ओरिएंटल व्हाइट बैग्ड है, दिस इज लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, रेड हेडेड, तो ये है वल्चर्स। अपेंडिक्स 2 साइट्स में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 शेड्यूल 4 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एक अभी अमेंडमेंट आया है, इसमें सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अभी हाल ही में अमेंडमेंट्स आए, उन अमेंडमेंट्स को बताइए कमेंट सेक्शन में क्या है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अमेंडमेंट, जिससे सवाल आ सकते हैं। एक्शन प्लान क्या है कि हमें जो कैटल्स है उसको पॉइजनिंग से बचाना है, कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम करना है, मॉनिटरिंग करना है, नेटवर्क बनाना है और लाइक वल्चर की मोर्टालिटी एटसेट्रा को कम करना है। फैक्टर्स बिहाइंड द फॉल ऑफ पॉपुलेशन क्या था? फूड कंटेमिनेशन ऑफ वल्चर फूड, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एक्चुअली हम कैटल्स को ड्रग्स देते हैं और इन कैटल्स को फीड करते हैं वल्चर्स, तो कैटल्स का जो ड्रग है वो वल्चर में चला जाता है और वल्चर को डैमेज करता है। तो दैट इज वाई ये डिक्लोफेनाक को बैन कर दिया है। ऐसे ये सारी मेडिसिन है, इनको बैन कर दिया गया। मैनग्रोव इकोसिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मिष्टी, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। इसको क्या बोलते हैं? मिष्टी। मिष्टी जो है ये एम है मैनग्रोव प्लांटेशन, ये कोस्ट लाइन और सॉल्ट पैन लैंड्स पे है मिष्टी स्कीम। मैनग्रोव प्लांटेशन विल बी टेकन अप थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ जॉब गारंटी स्कीम, एमजी नरेगा, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एंड अदर फंडिंग सोर्सेज में। तो मैनग्रोव का क्या है? मैनग्रोव का जो प्रोजेक्ट है, मैनग्रोव्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है शोर लाइन को कंजर्व करने के लिए, तो इसके लिए मिष्टी प्रोग्राम है, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो ये मैनग्रोव है, ये लिटोरल प्लांट्स होते हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल शेल्टर्ड कोस्ट लाइन में। कोस्टल वुडलैंड टाइडल फॉरेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, इनका बहुत यूटिलिटी है। अपीयरेंस में ये श्रब की तरह लगते हैं, ज्यादा हाइट नहीं होती। हैबिटेट में ये खारे पानी में सलाइन वाटर में रहते हैं। एडेप्टेशन ये बहुत अच्छा करते हैं, जो सॉल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम है, रूट्स इनकी ऐसी है कि वो खारे पानी में भी बहुत अच्छे से सस्टेन कर पाते हैं। वाटर लॉग्ड मड और लो ऑक्सीजन कंडीशन में भी ये सस्टेन करते हैं, तो एडेप्टेशन अच्छा है इनका। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव एडेप्टेशन। सिमिलरली अगर हम डेजर्ट एरिया देखें, ज़ेरिक डेजर्ट एरिया देखें, तो यहाँ पे भी एडेप्टेशन हो सकता है। आप कुछ एडेप्टेशन बता सकते हो जो डेजर्ट एरिया के प्लांट्स ने किया है, जैसे कैक्टस हो गया, लाइक दैट। दीज आर बेनिफिट्स ऑफ मैनग्रोव्स। पहला बेनिफिट है लाइवलीहुड, दूसरा क्लाइमेट रेगुलेशन, कार्बन स्टोरेज पोटेंशियल, फिशरीज, टूरिज्म, वाटर फिल्ट्रेशन, कोस्टल प्रोटेक्शन और वुड, इससे लकड़ी भी मिलती है जिससे हम टिम्बर और फ्यूल बनाते हैं, टिम्बर एंड फ्यूल। तो ये है वुड, ये है लाइवलीहुड, ये क्लाइमेट रेगुलेशन में है, फिशरीज में है,
टूरिज्म में है और इसके अलावा कोस्टल प्रोटेक्शन में है। मैनग्रोव डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, इसमें गल्फ ऑफ कच्छ, खंबात, मुंबई, रत्नागिरी, गोवा, कारवार, लक्षद्वीप, देन पिछावरम तमिलनाडु में बहुत सारे मैनग्रोव्स हैं, कृष्णा गोदावरी में है, देवी माउथ महानदी, भीतरकनिका, सुंदरबन और अंडमान निकोबार। तो मोर और लेस मैनग्रोव इंडिया के हर स्टेट में है। परसेंटेज कम हो सकता है बट दिस इज प्रेजेंट इन ऑल द कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये है मैनग्रोव। परसेंटेज कम हो सकता है बट दे आर प्रेजेंट इन ऑल द कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम। एक्वा मतलब पानी, पानी रिलेटेड कुछ कल्टीवेशन हो रहा है, जैसे श्रिम्प कल्टीवेशन हो रहा है तो वो एक्वाकल्चर कहलाता है। प्लांटिंग मैनग्रोव ट्रीज अराउंड श्रिम्प पॉन्ड्स। नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ग्लोबल नेचर फंड यहाँ पे काम कर रही है। 5th इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरिया का कांग्रेस हुआ वैंकूवर कनाडा में। अब सी मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया क्या होते हैं? अगेन कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएगा। कोस्टल देखो, इनकी एक बार मैपिंग देख लेते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ है, ये मैरीन नेशनल पार्क मैरीन सेंचुरी है। ये फुडुम सेंचुरी है, थाने की क्रीक है, यहाँ पे फ्लैमिंगो मिलते हैं। फ्लैमिंगो किस कलर के होते हैं बताइए यहाँ के? ये मालवान मैरीन सेंचुरी है, ये चोराओ आइलैंड सेंचुरी है, ये पिटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क है, पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पुलिकट है, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोरिंगा है, चिलिका है, गहिर माता है, भीतरकनिका है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क है, साजन खली है, दिस इज हल्दिया आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोधियान आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा अंडमान निकोबार में भी बहुत सारा है। नॉर्थ रीफ है, वाइल्ड रीफ है, ब्लिस्टर आइलैंड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पार्किंसन लैंड है, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन आइलैंड है, रानी झांसी मैरीन पार्क है, दिस इज सिंक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार में। यहाँ पे वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, सैंडी आइलैंड है, देन मैनग्रोव है और यहाँ पे बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ग्रेट निकोबार है और गलेथिया भी अंडमान निकोबार में। नाम बस हमें ऐसे देखते रहते हैं ना, एज सच वो याद नहीं होंगे, बट जब सवाल पूछा जाएगा तो आपको क्लिक हो जाएगा। जैसे गलेथिया कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। सुंदरबंस यहाँ है, भीतरकनिका हियर, गहिर माता हियर, दिस इज थाने क्रीक, दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ, लाइक दैट। तो मैपिंग का यही तरीका होता है, आप मैप देखते जाओ, एटलस देखते जाओ, ये चीजें आपको सब टिप्स पे याद हो जाती है। ग्लोबल फोरम है दैट ब्रिंग्स टुगेदर ओशन कंजर्वेशन प्रोफेशनल एंड हाई लेवल ऑफिशियल टू इन्फॉर्म, इंस्पायर, एक्ट ऑन मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। तो इसमें मरीन की बात है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, अवर ओशन अवर फ्यूचर अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ओशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओशन कंजर्वेशन। तो यहाँ पे बात है अगेन ओशन कंजर्वेशन की बात है। IUCN है, कनेडियन पार्क है, विल्डरनेस सोसाइटी है ब्रिटिश कोलंबिया की, सो दिस इज दैट। इसके अलावा मैरीन स्पेटियल प्लानिंग फ्रेमवर्क भी है, ये पुडुचेरी में लॉन्च हुआ है। अगेन ओशियन कंजर्वेशन। अब बहुत ज्यादा एनवायरमेंट अगर पढ़ लोगे ना, यू विल रियलाइज कि मोर और लेस सब एक ही बातें करते हैं। उसका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है बट जो ब्रॉड जो सोचने का तरीका होता है ना, वो एक ही होता है। तो हमें उस थीम को पकड़ना है। जब वो आपने सिलेबस के बहुत अच्छे से आप ग्रिप हो जाएगी ना, यू विल सी, क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो होने वाला नहीं है कि आपसे जो पढ़ के गए उसका एज इट इज सवाल आ जाए, वहाँ थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। बट अगर हमें बहुत ज़्यादा सिलेबस अच्छे से पता है, करंट अफेयर्स अच्छे से पता है, तो हम कनेक्ट द डॉट्स बहुत अच्छे से कर पाते हैं और हम सही आंसर पे, गेस वर्क भी हमारा बहुत कैलकुलेटेड सही बैठता है। तो दिस रियली रियली वर्क्स। तो ये बात है। इसके अलावा ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट्स हैं, जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल भी आया है। ओके, डिक्लेरेशन प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन मेंटेनेंस ऑफ जियो हेरिटेज साइट्स हैं एंड जियो रेलिक्स है ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फॉर जियोलॉजिकल स्टडीज, एजुकेशन, रिसर्च एक्सेट्रा। अब इसमें क्या है, जियो हेरिटेज प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन पे बात है, जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स के लिए। तो जियो रेलिक्स क्या होंगे? जैसे डायनासोर्स के कुछ आ गए, या फिर कोई नॉन रिन्यूएबल एसेट्स है, या फिर कोई कल्चरल रिलेटेड चीज है, ये सब हमारे इसमें मेंशन है। अब देखो ये बिल है, ड्राफ्ट बिल है, इससे आने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि ड्राफ्ट बिल चेंज हो जाता है। जब तक वो एक्ट नहीं बनता ना, सेटल फाइनल नहीं है वो। एनीवे, ये जियो हेरिटेज साइट हम नेशनल इंपॉर्टेंस की डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर एरिया प्रोहिबिटेड होगा, एरिया रेगुलेटेड एरिया यूजेज में, वहां पर हम उसका डिफेसमेंट, मिस यूज, जियो रेलिक्स का स्टॉप करेंगे। तो एनी रेलिक और मटेरियल ऑफ जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और इंटरेस्ट लाइक सेडिमेंट्स, रॉक्स, मिनरल्स, मीटेराइट्स, फॉसिल्स, ये सारी चीजें को आप जियो रेलिक्स बता सकते हो। अब ये कुछ नाम याद रखने हैं।
इंडिया में 32 जियो हेरिटेज साइट्स हैं। फॉसिल पार्क में शिवालिक फॉसिल पार्क है हिमाचल प्रदेश का। जियोलॉजिकल मार्वल्स है लोनार लेक महाराष्ट्र का। रॉक मॉन्यूमेंट्स है पेनिनसुलर नीस कर्नाटका का। ओके, फॉसिल पार्क है शिवालिक फॉसिल पार्क है हिमाचल प्रदेश का। जियोलॉजिकल मार्वल्स है लोनार लेक महाराष्ट्र का। रॉक मॉन्यूमेंट्स है पेनिनसुलर नीस कर्नाटका में। तो जीएसआई इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर है। केवलादेव नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क ये राजस्थान में है। इसमें एक जू भी है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी है। इसकी लोकेशन है भरतपुर राजस्थान में। ये रामसर एज वेल एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये रामसर साइट भी है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है, यहाँ सेंट्रल एशियन माइग्रेटरी फ्लाईवे होता है और यहाँ पे बहुत सारी बर्ड स्पीशीज आती है, जैसे डक्स है, गीज है, कूट्स, पेलिकन्स, वेडर्स, ये सब विंटर में आते हैं। वेटलैंड्स ऑफ केवलादेव नेचुरल नहीं है, ये मॉनसून पे डिपेंडेंट है। मॉनसून पे जब बारिश होती है तो यहाँ पे पानी आ जाता है। और फॉरेस्ट टाइप यहाँ पे बिकॉज रेगिस्तान राजस्थान से सटा हुआ है तो ड्राई डेसिडुअस है, वुडलैंड, ग्रासलैंड्स, वेटलैंड, पानी की स्कैरसिटी है। फौना एंड फ्लोरा होता है, यहाँ पे रेयर साइबेरियन क्रेन भी मिलता है। तो दिस इज केवलादेव नेशनल पार्क। पेंटेड स्टॉक है, किंगफिशर है, एटसेट्रा। कवल, कवल अभी काफी यूज में है, नया है ये। 340 बर्ड्स यहाँ पे मिली है। ये एनुमरेटेड है वाटर बॉडीज ऑफ कवल टाइगर रिजर्व एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2023 के अंदर। ज्योग्राफिकल लोकेशन इसकी तेलंगाना में है, डक्कन पेनिनसुला सेंट्रल हाईलैंड्स में। ये नेस्टेड है सह्याद्री माउंटेन रेंजेस में, सह्याद्री माउंटेन रेंजेस में। ओके, अब इस नेशनल पार्क का, इस टाइगर रिजर्व का कनेक्शन है, लिंकेजेस है ताडोबा अंधेरी से और इंद्रावती छत्तीसगढ़ से। ताडोबा अंधेरी और इंद्रावती छत्तीसगढ़ से लिंकेजेस है। गोदावरी रिवर है यहाँ पर। फॉरेस्ट टाइप है डेंस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ओपन एरियाज, रिवर्स, स्ट्रीम्स, वाटर बॉडीज। नीलगिरी, चिंकारा, नीलगाय, चिंकारा, ब्लैक बक, सांभर, ये सारी स्पीशीज यहाँ पे मिलती है। हमें जब भी ऐसा ध्यान होता है ना, ये टाइगर रिजर्व की लोकेशन कहाँ पर है। सो दिस इज इन टाइगर लोकेशन जो है वो तेलंगाना में है। तो तेलंगाना की जैसी ज्योग्राफी होगी उसी के हिसाब से यहाँ की फ्लोरा एंड फौना होगी, इससे गैस वर्क बेटर होता है। समन बर्ड सेंचुरी है, ये जो बर्ड सेंचुरी है इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स का डिक्लाइन हुआ है। ज्योग्राफिकल लोकेशन अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स में ये मणिपुर डिस्ट्रिक्ट, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में है। रामसर साइट है, ऑक्सबो लेक है, गंगा फ्लड प्लेन पे है। वाटर बर्ड्स यहाँ पे मिलती है और वल्नरेबल स्पीशीज में सारस क्रेन एंड ग्रेट स्पॉटेड ईगल भी मिलता है। स्पीशीज इन न्यूज कुछ हैं, एक है इंडियन स्टार टॉर्टॉइस। रिसेंट स्टडी में ये पाया गया कि जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीशीज एज वेल एज हैबिटेट हैज सफर्ड मेजर लॉस। जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हुई है, इसका इलीगल ट्रेड भी हो रहा है। इसमें स्टार लाइक मार्किंग होती है। प्रोटेक्शन स्टेटस इसका IUCN में वल्नरेबल है और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है। ये ड्राई लोलैंड्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और वल्नरेबल इसका स्टेटस है। मालाबार का ट्री टोड है, टोड मतलब मेंढक। ये मौलेम नेशनल पार्क में है, मौलेम नेशनल पार्क ऑफ मालाबार। मालाबार मतलब साउथ, दिस इज मालाबार कोस्ट, केरला एंड अबव। तो ये जो मोलेम पार्क है ये गोवा में है और कदम्ब डायनेस्टी से ये पार्क है। सेवरल टेम्पल्स भी हैं यहाँ पे कदम्ब डायनेस्टी के। हाई कैनोपीज में रहता है। ZSI ने इसको एम्फीबियन बताया है वेस्टर्न घाट्स में। ये हेलन बटरफ्लाई है, नोबल हेलन बटरफ्लाई। ये है नामधापा, नामधापा नेशनल पार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल का। नामधापा रिवर भी है। बटरफ्लाईज इंडिकेटर्स होती है बायोडाइवर्सिटी एंड की इकोसिस्टम फंक्शंस की। दिस इज खानदेश, खानदेश ये भी कहाँ मिलता है, दिस इज द बीटल, दिस इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स पे। तो इसकी भी काफी यूटिलिटी है। ये नेक्रोफेगस है, मतलब ये फीड करता है डेड एनिमल फ्लैश पे, इसको कैराटिन बीटल भी बोलते हैं। रोडेंडेंड्रॉन है, रोडेंडेंड्रॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, कई बार इससे सवाल पूछे गए हैं। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय इसका होम है। 1/3 ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रोडेंडेंड्रॉन्स यहाँ पर मिलते हैं, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। ये नेटिव है टेम्परेट रीजन ऑफ एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप का। इंडिकेटर स्पीशीज है, इसकी ये हैबिटेट है। हेल्थ बेनिफिट इसमें प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज, हार्ट, डिसेंट्री और डायरिया में जो रोडेंडेंड्रॉन है इसकी यूटिलिटी मतलब मेडिसिनल यूटिलिटी है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बोर्ड न्यूज में है। अभी राइनो बॉन्ड है, बॉन्ड जैसा इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था, बॉन्ड मतलब यू आर रेजिंग फंड फॉर अ पर्टिकुलर कॉज, तो दिस कॉज इज राइनो कंजर्वेशन, तो ये है राइनो का बॉन्ड। तो अभी 150 मिलियन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड अभी WCB ने रेज किया है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बोर्ड ने।
राइनो की पॉपुलेशन को हमें बढ़ाना है, उसको कंजर्व करना है। ये वर्ल्ड बैंक ने स्ट्रक्चर किया है, प्राइवेट कैपिटल फाइनेंस भी यहाँ पर आ रहा है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी भी है। ओके, देन नेचर रिस्क प्रोफाइल है, नेचर रिस्क प्रोफाइल है यूनाइटेड एनवायरमेंट प्रोग्राम का, यूएनईपी एसएनपी ग्लोबल, ओके, स्टैंडर्ड एंड पुअर। नेचर रिस्क प्रोफाइल, बिकॉज यू नो अगर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में भी देखने को मिलता है, इकोनॉमी में। तो टारगेट ये है कि जैसे कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क था, लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मेजर्स लाएं, अवेयरनेस हो और ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करें। गवर्नमेंट मॉडिफाइड वाइल्ड लाइफ फंड है, रूल्स है फॉर की इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। इंफ्रा जैसे रोड्स बनाना है, रेल्स बनाना है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंफ्रा बनाने से वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट का लॉस होता है। तो किस तरीके से बनाया जाए कि मिनिमम डिग्रेडेशन हो, मिनिमम लॉस हो वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा एंड फोना का, और हमारा जो डेवलपमेंटल एस्पायरेशंस है वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। इट इज टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन। इंडिया में 75 रामसर साइट्स हैं, 13 लाख हेक्टेयर कवर करती हैं। वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये है, दिस इज थैलेटो सुचियान। ये पैलेंटोलॉजिस्ट ने एक एंशियंट मेरीन क्रोकोडाइल का यहाँ पे एक फाइंड किया है। तो दिस इज अगेन अ रेलिक जो बहुत पुराना है, ट्रायसिक, इस पुराने मास एक्सटिंक्शन का है। डिकिंसोनिया ये न्यूज में है, इसके फॉसिल्स अभी मिले हैं भोपाल के पास। इट वॉज थॉट टू बी ऑफ एन एक्सटिंक्ट डिकिंसोनिया। तो ये एक रेलिक है, अगेन फॉसिल है। ये अर्थ का ओल्डेस्ट एनिमल कहा जाता है, 570 मिलियन ईयर्स पुराना, 570 मिलियन ईयर्स पुराना। यस। देन एक्सटिंक्ट जीनस है, बेसल एनिमल है ये, एक्सटिंक्ट जीनस ऑफ अ बेसल एनिमल। बेसल मतलब रेडियल सिमेट्री थी इसमें। देन इसके अलावा इंटीग्रल लिंक है इसकी कैम्ब्रियन पीरियड से, और इसके फॉसिल्स आपको कई जगह मिले, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूक्रेन, चाइना में। अब जो नेक्स्ट है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए। लार्ज डैम्स इन इंडिया की बात करें तो लार्ज डैम में मैक्सिमम हाइट 15 मीटर से ज्यादा है, डीपेस्ट फाउंडेशन है। द पॉइंट इज कि जो डैम्स हैं, डैम्स हमारे, डैम्स की एक एज होती है। डैम्स में हमने वाटर को रोक के रखा है और उससे उसकी एक एज होती है। सेडिमेंटेशन बहुत ज्यादा आता है और ये डैम्स उथले होने लग जाते हैं। जैसे डैम्स पुराने भी होते हैं, मुल्ला पेरियार डैम देख सकते हैं, तो अगर हाइट ज्यादा है तो उसके कोलैप्स होने का भी थ्रेट रहता है। ये डेटा है लार्ज डैम्स का, नेशनल इंपॉर्टेंस, ग्लोबल सिनेरियो का। ओके, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर है। देन दिस इज इनिशियल स्टोरेज कैपेसिटी तक भरना है। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, बिकॉज मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन कंटेनर्स के थ्रू ही होता है। मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ग्रेट निकोबार और गलेथिया बे ऑफ ग्रेट निकोबार में ये प्लान हो रहा है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है ग्रेट निकोबार आइलैंड में, और इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है। 3 फेजेस है नेक्स्ट 30 ईयर्स। ये ग्रीनफील्ड सिटी, आईसीटीपी, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्लांट, टाउनशिप फॉर द पर्सनल, ये सब बनाने की बात है ग्रेट निकोबार। बट अगेन द पॉइंट इज ये इकोनॉमिकली वायबल होगा, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट होगा, बट व्हाट एनवायरमेंटल कॉस्ट पे। तो 4 फेजेस है, 20 फीट इक्विवेलेंट होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ पे नोडल एजेंसी होगी इसकी, कोलकाता बेस्ड नोडल एजेंसी इंप्लीमेंट करेगी। पीपीपी से ये बनेगा और इसमें डेवलपमेंट है, बट लेट अस सी, इसमें एनवायरनमेंट का डैमेज होना एक सबसे बड़ा थ्रेट है। तो ये आईसीटीपी है। अब इसमें ये गलेथिया नेशनल पार्क है, ये प्रोजेक्ट एरिया बन रहा है। तो ये प्रपोज्ड इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बन रहा है। जैसे सिंगापुर है एक बहुत इंपॉर्टेंट आंत्रपोर्ट भी है, ऐसा हम अंडमान निकोबार में भी बनाने की बात कर रहे हैं। ओके, और ये सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया होता है इंदिरा पॉइंट, और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? आंसर इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट है। सर्कुलर इकोनॉमी बहुत न्यूज में है। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब वेस्टेज नहीं है, एक का बाय प्रोडक्ट दूसरी जगह यूटिलाइज हो जाएगा। तो यूएनडीपी ने लॉन्च किया है कैंपेन टू ड्राइव इंक्लूसिव सर्कुलर इकोनॉमी। पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अंदर है। एंड टू एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट है। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज है। सोशल इंक्लूजन है। सफाई साथी, वेस्ट पिकर। द आइडिया इज वेस्ट नहीं होना चाहिए, वेस्ट को हमें प्रॉपर यूटिलाइज करना है। बिल्डिंग कैपेसिटी बनाना है, स्केल अप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्टनरशिप, बिकॉज इसको एज अ जन आंदोलन हमें बढ़ाना है सर्कुलर इकोनॉमी को। इससे इनकम बढ़ेगी, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कम होगा,
डिपेंडेंसी कम होगी और मिनिमाइज होगा वेस्ट, क्लीनर प्रोडक्शन होगा। हमें जैसे हम बोलते हैं ना, मटेरियलिज्म से भी आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं करना चाहिए। बेटर सर्विसेज, एंड ऑफ लाइफ जो हैं, जैसे बहुत सारी जो कार्स हैं उनके स्क्रैपेज पॉलिसी आ गई है। 15 साल से पुरानी कार दिल्ली में स्क्रैपेज पॉलिसी के अंदर आ जाती है। रिसाइकल वेस्ट रीयूज रिसोर्सेज है, ग्रीन प्रोडक्ट्स भी है, नॉन टॉक्सिक, लॉन्ग लाइफ, रिसाइकलेबल, लाइक दैट। तो द पॉइंट इज, यूएनडीपी का फ्लैगशिप प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, सस्टेनेबल मॉडल है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया का। कलेक्शन, सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग, ये सब सर्कुलर इकोनॉमी में हमें देखना है। सर्कुलर इकोनॉमी का एक मॉडल ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन है, शेयरिंग, लीजिंग, रीयूजिंग, रिपेयरिंग, रिफर्बिशिंग एंड रिसाइकलिंग। ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग, लीजिंग, रीयूजिंग, रिपेयरिंग, रिफर्बिशिंग एंड रिसाइकलिंग। हमें एक्सटेंड लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट करना है, रिड्यूस करना है वेस्ट को टू अ मिनिमम बाय क्रिएटिंग फर्दर वैल्यू। तो दिस इज सर्कुलर इकोनॉमी। एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, ESG, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अभी प्रपोज किया है एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, डिस्क्लोजर, रेटिंग्स एंड इन्वेस्टिंग। मतलब जो भी कंपनी है, जो भी वर्क हो रहा है, वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड क्या वर्क है। बिकॉज कंपनी मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का मतलब है अदर एस्पेक्ट्स भी है। तो डिस्क्लोजर है इसमें, सिक्योरिटीज मार्केट, इसमें म्यूचुअल फंड्स में बैलेंस, ट्रांसपेरेंसी, ये सब बातें हैं। बिकॉज बिजनेस में एथिक्स होना भी बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना भी बहुत जरूरी है, तो ये डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। तो दिस इज वन थिंग। ESG की रेटिंग्स होगी, और जो रेटिंग अच्छी है तो ऑब्वियसली उस कंपनी की एक गुडविल ज्यादा बनती है, जैसे एक वर्ड लास्ट टाइम आया था, ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग में कंपनीज लाइक खुद को प्रो एनवायरनमेंट, प्रो ग्रीन बताने के लिए सर्टेन मेजर्स ले रहे हैं, बट वो मेजर्स एट टाइम्स लाइक सरफेस में होते हैं, टेंजिबल नहीं होते हैं, एक्चुअली वो इतने बेनिफिशियल नहीं होते, तो उसको ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं। तो ESG एक फ्रेमवर्क है, हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेजिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस क्राइटेरिया। एनवायरमेंटल क्राइटेरिया में कंपनी परफॉर्म्स एज ए स्टूवर्ड ऑफ नेचर, एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी की पॉलिसी में। सोशल क्राइटेरिया में एम्प्लॉयज, सप्लायर, कस्टमर्स जो हैं उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है, ऐसा तो नहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। गवर्नेंस में कंपनीज, लीडरशिप, ऑडिट्स, इंटरनल अकाउंट, शेयर होल्डर्स कैसे वर्क कर रहे हैं। फिर बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आती है। तो दिस इज व्हाट ESG। अब इसके अलावा 9 प्रिंसिपल्स है यहाँ पे, जैसे सब इसमें वही जो GS4 में हम पढ़ते हैं, एथिक्स एटसेट्रा, वो मेंशन है कि सेफ एंड कंट्रीब्यूट सस्टेनेबल हो, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबल हो, रेस्पॉन्सिव हो स्टेक होल्डर्स में, वेलबींग ऑफ एम्प्लॉय, रेस्पेक्ट, प्रमोट ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंट को देखना है, पब्लिक रेगुलेटरी को देखना है, इक्विटेबल डेवलपमेंट करना है, और कस्टमर का जो वैल्यू एडिशन करना है वहाँ पे। ये ग्रीन डेट सिक्योरिटीज है, नॉर्मल सिक्योरिटीज है, ये रिलेटेड टू एनवायरमेंट है, तो ये ग्रीन डेट सिक्योरिटीज हो गई। तो सेबी ने अभी पावर, जो सेबी एक्ट 1992 है, उसमें ग्रीन डेट सिक्योरिटी की डेफिनेशन बढ़ाई है, जैसे ग्रीन बॉन्ड्स भी होते थे। तो ग्रीन डेट सिक्योरिटी, डेट मतलब उधार, सिक्योरिटी इशूड फॉर रेजिंग फंड्स टू बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक रिन्यूएबल, सस्टेनेबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट एटसेट्रा। तो इनके लिए जो सिक्योरिटीज आ रही है उसको ग्रीन डेट सिक्योरिटी बोलते हैं। ब्लू येलो ट्रांजिशन बॉन्ड्स हैं, ब्लू बॉन्ड्स होते हैं सस्टेनेबल। अब देखो, ब्लू मतलब पानी, वाटर, सस्टेनेबल वाटर के लिए ब्लू बॉन्ड्स हो गए, ओशियन, शिपिंग, फिशिंग, रिलेटेड टू वाटर। येलो मतलब होता है सोलर, इसमें सोलर एनर्जी से रिलेटेड फंड्स हो गए। ट्रांजिशन हो गए मतलब क्लीन एनर्जी की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं, INDC, तो वो ट्रांजिशन बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती है। ये किस पर्पज के लिए बने हैं उसके हिसाब से इनका कलर कोड हो जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन है, इंटरनेशनल बॉडी है ये, ओके। सेबी इसका मेंबर है। अब एक बायो एथेनॉल बहुत न्यूज में है, एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो अभी प्रपोज्ड है, हमें 20% एथेनॉल हम रोल आउट कर रहे हैं। 20% जो है, 80% पेट्रोल होगा, 20% एथेनॉल होगा, तो इससे 20% इंपोर्ट हमारा बच गया। तो दिस इज गुड, प्लस इससे एनवायरमेंटल में पॉल्यूशन भी कम होगा। तो अभी 10% एथेनॉल था, अभी इसको 20% करने की बात है बाय 2025। तो इसके लिए जैसे भारत स्टेज फेज 2 भी आ रहा था, अभी फेज 2 भी आ रहा था। तो बायोएथेनॉल साइकिल ये है कि यूपीएससी कई बार सवाल पूछा है कि किससे बायोएथेनॉल बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो यूजुअली उसमें स्टार्च होना चाहिए, जैसे जो दाल होती है, दाल में इतना स्टार्च नहीं है, उससे एथेनॉल यूजुअली नहीं बनता पीज में। बायोएथेनॉल जैसे शुगर केन हुआ, मोलासेस हुए, पोटैटो एटसेट्रा, इनसे बायोएथेनॉल बन सकता है।
तो ऐसे करके ये सेपरेशन होता है और उससे बायोएथेनॉल बन जाता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स करना। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है बायोफ्यूल में शुगर केन, मेज, व्हीट से जो एथेनॉल बना उसमें आप ब्लेंड कर रहे हो, पेट्रोल में ब्लेंड कर रहे हो आप बायो एथेनॉल। तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स भी है और इसके बाद लैंडमार्क अचीवमेंट आया। 8 टाइम्स एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ी है, 40% बढ़ा है, कैपेसिटी डबल हुआ है। पेट्रोल प्राइस जो है इससे थोड़ा कम भी होगा बिकॉज इम्पोर्ट हमारा क्रूड का कम हो जाएगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इसमें वर्क कर रही है। एक मेथनॉल ब्लेंडेड डीजल भी आ रहा है, ये मेथनॉल ब्लेंडेड डीजल भी है, डीजल में भी हम मिक्स कर रहे हैं। ओके, तो बेनिफिट्स क्या है, इससे सवाल आ सकता है बेनिफिट्स क्या है मेथनॉल इकोनॉमी के। जो ब्लेंडिंग है उससे रिडक्शन होगा इंपोर्ट ऑफ गैसोलीन इन क्रूड में, इससे ग्रीन हाउस एमिशन कम होगा, एनर्जी कंटेंट इससे स्लाइटली लोअर होगा एनर्जी कंटेंट, और कॉस्ट टू कन्वर्ट वेसल्स टू रन ऑन मेथनॉल भी सिग्निफिकेंटली लेस होगा। तो ओवरऑल ये बेनिफिशियल है, बट इसमें कई बार फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी कम हो गई है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हमें करने पड़ेंगे। ये नीति आयोग का रोड मैप है मेथनॉल इकोनॉमी में। ओके, इसके स्टैंडर्ड्स हैं, बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें। और कोल टू मेथनॉल प्लांट भी बन रहा है, जैसे भेल थर्मैक्स आईआईटी दिल्ली ने एक सेटअप किया। ग्लोबल इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस भी है, फेवरेबल इकोसिस्टम बनाना है बायोफ्यूल को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, बायोफ्यूल इज डिफाइंड एज लिक्विड, सॉलिड और गैसियस फ्यूल प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्जन ऑफ बायोमास, जैसे बायोएथेनॉल फ्रॉम शुगर केन, कॉर्न, चारकोल, वुड चिप्स, बायोगैस इनटू फ्रॉम एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट। तो ये बनता है बायोएथेनॉल। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है स्टैंडर्ड रेटिंग का। कभी आपने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में देखा, फ्रिज में देखो, टीवी में देखो, वहां ऐसे पावर सेविंग्स गाइड होगी, स्टार लेबल डिस्क्रिप्शन होगा। जितने ज्यादा स्टार्स हैं उतनी ज्यादा सेविंग्स है। तो मोर स्टार्स मतलब मोर सेविंग्स, लेबल पीरियड, टेक्निकल डिटेल्स हैं, यहाँ पे यूनिक कोड है, जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर, ट्रांसफॉर्मर, गीजर, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, इन सब में जितनी ज्यादा रेटिंग्स मतलब उतना ही बेहतर उसका परफॉर्मेंस है, एनर्जी कंजम्पशन कम है। ये रेटिंग होती है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की, 2006 में लॉन्च है। स्टार रेटिंग इंट्रोड्यूस हुआ था, लोवेस्ट एनर्जी कंजम्पशन अप्लायंस हैविंग हाईएस्ट स्टार। इट इज मैंडेटरी फॉर सेवरल अप्लायंसेस, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एलईडी लैंप, कूल कलर, रेफ्रिजरेटर, स्टेशनरी स्टोरेज, इन सब में जरूरी है। अब एक आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन। इंडिया का फर्स्ट नंबर है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत जरूरी है, मतलब कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एडिशनल ऑन साइट मेजर्स यहाँ पे डाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन के। वेरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट सर्टिफाई ऑर्गेनिक फार्मिंग है, सर्टिफिकेशन है। बेनिफिट्स क्या होते हैं देखो, लास्ट टाइम एक वर्ड आया था पर्मा कल्चर। व्हाट इज पर्मा कल्चर, कैन यू आंसर व्हाट इज पर्मा कल्चर? तो पर्मा कल्चर की तरह एक होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है? Prohibits use of harmful pesticides, maintain a healthy soil, reduces erosion, provides cleaner water, stimulates biodiversity। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एनवायरमेंट पे बहुत बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है। फार्मर्स पे क्या बेनिफिट है? कॉस्ट ऑफ जो इनपुट कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है और इससे ज्यादा कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। कंज्यूमर्स में सबसे ज्यादा बेनिफिट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, हेल्थ रिस्क कम होती है, विटामिन, मिनरल, फैटी एसिड्स, फाइटो न्यूट्रिएंट्स वगैरह। तो ओवरऑल ऑर्गेनिक फूड इज कंसिडर्ड बेटर। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो इसमें जैसे हम फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स नहीं होती है। ऑर्गेनिक मतलब नेचर के हिसाब से जो डेवलप हुआ है हम उसी को कंज्यूम करते हैं। रिलेटिवली इनसॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसमें नेचुरल फर्टिलाइजर नहीं डाल सकते, इसमें गोबर गैस, गोबर दिस मैन्योर एटसेट्रा हम यूज करते हैं। रिसाइकलिंग है, वीड डिसीज पेस्ट कंट्रोल है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल हैबिटेट्स भी। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इन इंडिया की बात करें तो एक है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के थ्रू है, और एनपीओपी है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है, इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, आउटसाइड फ्रेम ऑफ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है। ठीक है, एफएसएसएआई याद रखना है, जैविक भारत। एफएसएसएआई ने जैविक भारत का एक लोगो बनाया था ताकि हम ऑर्गेनिक को पता लगा सके। एक और इंपॉर्टेंट है, वो है नैनो यूरिया। नैनो यूरिया, नैनो मतलब 10⁻⁹ यूपीएससी का फेवरेट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने इनॉग्रेट किया है इफको नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट फुलपुर उत्तर प्रदेश में।
इसमें नैनो यूरिया है। नैनो यूरिया एक बॉटल शेप में मिल जाएगा, बॉटल वाटर बॉटल्स में कैरी होता है वैसे कैरी हो जाएगा। और देर इज नो गवर्नमेंट सब्सिडी ऑन नैनो यूरिया एंड हेंस देयर विल बी ह्यूज सेविंग्स फॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज जो सब्सिडी होती है ना, ये काइंड ऑफ कॉस्ट हो जाती है, गवर्नमेंट का खूब पैसा खर्च हो जाता है सब्सिडी में। तो नैनो यूरिया में सब्सिडी नहीं है, ये याद रखना है। 50 मिलियन बॉटल्स पर ईयर बनाने की बात है। पर नैनो यूरिया से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि ये ज्यादा एफिशिएंट होगा। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है इसमें, ये यूरिन और एनिमल वेस्ट में नैनो मतलब नाइट्रोजन मिलता है दिस नैनो यूरिया के जो कंपोनेंट्स हैं। और इसके इंपोर्ट से हमारा, बिकॉज वी इंपोर्ट फर्टिलाइजर, मोस्टली जो कंपोनेंट्स हम इंपोर्ट भी करते हैं, 25% ऑफ एनुअल कंजम्पशन ऑफ यूरिया यहाँ पर कम होगा, तो हमारा इंपोर्ट बिल में भी हेल्प मिलेगा। तो नैनो यूरिया जो है ये नैनोमीटर स्केल पे है, 10⁻⁻⁹ मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और इतने कंडेंस्ड है इसमें कि इसका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। ये नैनो स्केल फर्टिलाइजर्स है, नैनो स्केल एडिटिव फर्टिलाइजर है और कोटिंग फर्टिलाइजर्स भी है। तो नैनो यूरिया में नैनो नाइट्रोजन पार्टिकल्स होते हैं, ये रेंज ऑफ 20 to 50 nm के होते हैं और ये पानी में बहुत इजीली डिस्पर्स हो जाएंगे। एक बॉटल यूरिया एक बहुत बड़े जो बैग ऑफ यूरिया है उसके इक्विवेलेंट माना जा सकता है, तो ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग कॉस्ट भी कम होगी। ये पेटेंट है और सोल्ड बाय इफको है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ऑर्गेनिक पॉलीमर है यहाँ पे नैनो पार्टिकल और इसको प्लांट्स में हम स्प्रे कर सकते हैं। तो रेलेवेंस क्या है नैनो यूरिया का? ये इकोनॉमिक है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स कवर होगा, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी, 80% से ज्यादा एफिशिएंट होगा। वरना एट टाइम्स हम यूरिया या फिर फर्टिलाइजर्स डालते हैं बट वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वेस्ट हो जाता है, फ्लो हो जाता है, पानी के साथ बह जाता है लाइक दैट। तो इससे एब्जॉर्प्शन बेटर होगा। एडवर्स इंपैक्ट क्या होगा? इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा होगी, हाई इनपुट कॉस्ट है, फॉरेक्स रिजर्व, एडवर्स इंपैक्ट ऑन फार्मर्स इनकम। जो नॉर्मल यूरिया है, कन्वेंशनल यूरिया, इसका बेनिफिट्स कम होते हैं। जो अगर हम नैनो यूरिया जाएंगे तो इससे बेनिफिट ज्यादा होंगे। कन्वेंशनल यूरिया से यूट्रोफिकेशन होता है, एसिडिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? आंसर, इफको नैनो यूरिया में हायर क्रॉप यील्ड होगी, बेटर फूड क्वालिटी होगी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट होगा, रिडक्शन इन केमिकल फर्टिलाइजर यूजेज होगा और इंक्रीज्ड इनकम फॉर फार्मर्स होगा। ये बेनिफिट्स है फ्रॉम इफको नैनो यूरिया। अब बात आती है नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट, डैप। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने नैनो डैप 3 साल के लिए अभी किया है, खरीफ सीजन से अवेलेबल होगा। ये भी एक काइंड ऑफ लाइक फर्टिलाइजर वी कैन से। तो नेक्स्ट जनरेशन फर्टिलाइजर है, इसमें नैनो पार्टिकल नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस भी होंगे। तो अगेन एफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे यील्ड बेहतर होगी, प्लांट्स की हेल्थ बेहतर होगी, ऐसा हम मान रहे हैं। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, इसमें कुछ प्राइमरी होते हैं, कुछ सेकेंडरी और कुछ माइक्रो होते हैं। प्राइमरी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो देखो ज्यादातर फर्टिलाइजर्स एनपीके होते हैं, एनपीके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। सेकेंडरी जो होते हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होता है। 9 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, सोडियम, जिंक, मोलिब्डेनम और निकल, ये माइक्रो है। तो 3 हो गए प्राइमरी, 3 हो गए सेकेंडरी और बाकी हो गए माइक्रो। एक होता है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन मिनिस्ट्री ने अभी फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इनॉग्रेट किया है 3 नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर द एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे फूड सिक्योरिटी आ सकती है, एक्सपोर्ट के काफी पोटेंशियल है। तो एक्वाकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ रियरिंग, ब्रीडिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ एक्वाटिक स्पीशीज, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, इन द कंट्रोल्ड एक्वाटिक एनवायरमेंट, जैसे कि ओशियन, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर जो है वर्ल्ड का वो इंडिया है। यहाँ पे सी फूड में श्रिम्प का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है। 75% ऑफ फिश प्रोडक्शन इनलैंड फिशरीज 2 टाइप की हो सकती है। इनलैंड मतलब जैसे रिवर, पॉन्ड्स एटसेट्रा हो गए, और एक होती है मैरीन मतलब समुद्र। फोर्थ लार्जेस्ट फिशिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री है। 25% फिश प्रोडक्शन बाय मैरीन फिशरीज होता है। एक प्रोग्राम है जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडियन व्हाइट श्रिम्प्स, जेनेटिकली बेटर बनाएंगे। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर है। श्रिम्प फार्मिंग सेक्टर मोस्टली डिपेंड करता है 1 एक्सोटिक स्पीशीज, स्पेसिफिक पैथोजन फ्री स्टॉक ऑफ पैसिफिक व्हाइट। तो ये एक व्हाइट श्रिम्प है, इसका जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। फेज 2 है नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम ऑन एक्वेटिक एनिमल डिसीजेस का, मतलब जो डिसीजेस होती है
उन डिसीजेस को कम करना है, उन डिसीजेस को कम करना है, डायग्नोस करना है और रिमूव करना है, क्योंकि डिसीजेस होती है तो रेवेन्यू लॉसेस होते हैं। श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी है, श्रिम्प क्रॉस इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी है, डिफरेंशियल प्रीमियम यहाँ पे होगा और इंश्योरेंस होगा एक्वाकल्चर का। इसके अलावा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ था, ये टेरी का है, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट का एनुअल फ्लैगशिप मल्टी स्टेक होल्डर इवेंट है। इंडिपेंडेंट मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें ग्लोबल साउथ है, वर्ल्ड लीडर्स हैं, थिंकर, साइंटिस्ट, इंडस्ट्री, सारे वर्क यहाँ पर है। फाइनेंस, साइंस, टेक, इनोवेशन, सस्टेनेबल कंजम्पशन, इंक्लूसिव एनर्जी, ये सब चीजें आती है। एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी लाइवलीहुड प्रोग्राम है, इसका नया लोगो हुआ है। अगेन एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है लाइवलीहुड का भी, जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी देखते हैं, लाइवलीहुड। लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट अभी इंट्रोड्यूस हुआ था COP26 ग्लासगो में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है एग्री फूड एक्सीलरेटर प्रोग्राम, एग्री फूड। FAO और सीड पार्टनरशिप ने अभी ये लॉन्च किया है, ये ग्लोबल पार्टनरशिप है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन इकोनॉमी का, और इसमें भी अगेन बात है कि हम सी फूड को बढ़ाएंगे। क्लाइमेट स्मार्ट वेराइटीज ऑफ वीट है, वीट एक टेम्परेट क्रॉप होता है, वीट नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इसकी 3 क्लाइमेट स्मार्ट वेराइटी है IARI के द्वारा। अब ये 3 वेराइटी है और इसमें ये है कि जो वाटर लॉगिंग है उससे ये प्रिवेंट हो जाएगा, अर्ली सोइंग एक्सेट्रा, ये क्लाइमेट रिजिलियंट होगा। बायो फर्टिलाइजर्स है, बायो फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी बेहतर होती है। ऐसे 11 बायो फर्टिलाइजर अभी नोटिफाई हुए हैं, जैसे राइजोबियम एक्सेट्रा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं ये। सो दीज आर बायो फर्टिलाइजर्स। नेशनल प्रोग्राम है इलेक्ट्रॉनिक्स ICT अप्लायंस में एग्रीकल्चर में, और इसमें भी टेक्नोलॉजी सीडैक भी इन्वॉल्व है। ये बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी, बट अगर आपको थीम याद रहेगी कि एग्रीकल्चर में हम किस डायरेक्शन में वर्क करते हैं, क्या अप्रोच होता है, तो आप देखना एलिमिनेशन से और आपका गैस वर्क भी बेहतर होगा। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है। अब देखो राजस्थान है, इसमें इंदिरा गांधी कैनाल भी है, राजस्थान में वाटर का स्कार्सिटी होता है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी ये लॉन्च किया है, सप्लाई ऑफ वाटर के लिए ज़रूरी है। हार्वेस्ट सरप्लस वाटर अवेलेबल ड्यूरिंग रेनी सीजन इन रिवर्स इन सदर्न राजस्थान, जैसे चंबल और इसकी ट्रिब्यूटरी कुन्नू, पार्वती और काली सिंध, इसका एक्सेस वाटर को हम हार्वेस्ट करेंगे। और ये जो वाटर स्कार्स डिस्ट्रिक्ट हैं साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, वहां पे ये वाटर सप्लाई होगा। तो सेंट्रल वाटर कमीशन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है। इसके एक चेयरमैन होते हैं, रीजनल ऑफिसर होते हैं। एक सुन्नी डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, सुन्नी डैम है, इसमें अभी इतना इन्वेस्टमेंट है, और ये कहाँ पर है, सतलज। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, पोटेंशियल ऑफ सतलज रिवर यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया। लोहरी रिवर भी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है रिवर सतलज में, अंडरग्राउंड पावर हाउस है राइट बैंक में। ओके, अब एक आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। ग्लेशियर लेक बहुत न्यूज में थी अभी, ग्लेशियर लेक, ये लेक है, ये ग्लेशियर लेक है। अब ये मोरैन होते हैं, मोरैन मतलब जैसे हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था ना, 11th की फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, मोरैन मतलब बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह है वो ऐसे साइड में डिपॉजिट हो गए, लैटरल डिपॉजिट है, टर्मिनल आखिरी में डिपॉजिट है, ये ग्लेशियर लेक फॉर्म में बनते हैं। तो ऐसा एक लेक की स्टडी में आया है कि 3 मिलियन इंडियंस जो हैं रिसाइड इन रीजन्स दैट आर ससेप्टेबल टू ग्लेशियर लेक फ्लड। अभी हाल ही में उत्तराखंड में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट से एक फ्लड भी आया था। 15 मिलियन पीपल हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और इस टाइप से 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, पेरू, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये 1/3 है टोटल नंबर ऑफ पीपल ग्लोबली जो एक्सपोज्ड हैं GLOF से। इनकी पॉपुलेशन है हिंदू कुश, तो जो हिमालय है वैसे भी यहाँ ग्लेशियर्स ज़्यादा है, यहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इससे सोसाइटल इम्पैक्ट होगा, ओशन सर्कुलेशन क्लाइमेट में इम्पैक्ट होगा, जियोमॉर्फोलॉजी में इम्पैक्ट होगा, और हिमालयाज में भी जैसे ग्लेशियर्स चेंज होते हैं तो उससे भी जो ज्योग्राफी है, बिकॉज हिमालय भी अभी यंग फोल्ड माउंटेन है, एक आइसोस्टेसी भी होता है, तो उसके कारण यहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन भी हो सकता है एरिया, इम्पैक्ट ऑन हिमालयास। जैसे उत्तराखंड में 2013 में मेल्टिंग ऑफ चोराबारी ग्लेशियर से मंदाकिनी और रिवर पे फ्लड हुआ था और केदारनाथ का डिवास्टेशन हुआ था। ये ग्लेशियर लेक है। ग्लेशियर लेक क्या होती है, बहुत बड़ा ग्लेशियर है और वो ग्लेशियर से बेल्ट होके जो लेक बनती है उसको ग्लेशियर लेक बोलते हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता है जब ये ग्लेशियर का बर्स्ट होता है।
ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड बोलते हैं इसे। रैपिड स्लोप मूवमेंट लेक पे है, वाटर इनफ्लो ज्यादा हो गया है, अर्थक्वेक है, डैम डिग्रेडेशन है, ब्लैक कार्बन हो गया है। अब देखो ब्लैक कार्बन क्या होता है, जितनी सनलाइट आ रही है तो व्हाइट तो क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो दैट इज वाई समर में हम व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं, पर जो ब्लैक है वो एब्जॉर्ब करता है। तो अगर ब्लैक कार्बन बर्फ पे जम गया तो ये ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो पिघलेगा। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी हैं, जैसे मास टूरिज्म, डेवलपमेंटल इंटरवेंशंस है, जैसे रोड्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, स्लैश एंड बर्न एटसेट्रा। ये सब फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर करते हैं GLOF को। जैसे अभी एक और जो रिलेटेड न्यूज है, ये है थवाइट्स ग्लेशियर। ये वार्म वाटर है जो आपको मिल रहा है कहाँ पर, डूम्सडे ग्लेशियर बोला गया है, वेस्ट अंटार्कटिक आइस में। ये पिघल गया तो सी लेवल बढ़ जाएगा और सब डूब जाएंगे, ऐसे इसको डूम्सडे थ्योरी बोलते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट है। टर्की में अभी अर्थक्वेक आया था, ये एनाटोलियन प्लेट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे ईस्ट है, और यहाँ पे फिर और फर्दर ऊपर जाएंगे तो यूरेशियन प्लेट है। यहाँ पे अभी टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण एक सीवियर अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक को मेजर करते हैं हम से मैग्नीट्यूड से और इंटेंसिटी से। मरकाली स्केल होती है, रिक्टर स्केल होती है। ये दोनों क्या होता है बताइए, मरकाली एंड रिक्टर स्केल लॉगरिथमिक कौन सी होती है, आंसर। तो जैसे ये 7.8 है तो ये कौन सी स्केल है, 7.8 का यहाँ पर अर्थक्वेक आया और बहुत लाइफ लॉस हुआ है। तो सेसमिक फॉल्ट है, एनाटोलिया टेक्टोनिक प्लेट है, और यहाँ पे सेसमिसिटी आया और अरेबियन प्लेट है जो पुश कर रही थी नॉर्थवर्ड, वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ एनाटोलिया का, और यहाँ पे एक स्टोर्ड एनर्जी जो प्लेट्स में थी वो सडन रिलीज हुई और उसके कारण यहाँ पे फॉल्ट आया। ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, वर्टिकल फ्रैक्चर होता है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स पे हम पढ़ते हैं। ये प्लेट्स है, प्लेट्स में या तो कन्वर्जेंट हो सकता है, डाइवर्जेंस हो सकता है, या फिर साइड पास हो सकता है। तो जब ऐसा होता है तो फ्रिक्शन से एनर्जी रिलीज होती है और दैट इज कॉल्ड रिलीज ऑफ एनर्जी, अर्थक्वेक। तो मैग्नीट्यूड इज रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ सेस्मिक एनर्जी रिलीज्ड एट हाइपोसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। रिक्टर स्केल, मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल एटसेट्रा यूज्ड टू मेजर मैग्नीट्यूड। तो रिक्टर स्केल और मोमेंट स्केल भी है, और मैग्नीट्यूड है वो हो रहा है से जहां से एनर्जी रिलीज हुई, तो वो हम बोल सकते हैं हाइपोसेंटर। तो प्लेट्स मूव हो रही थी, और टर्की जो है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज अ ब्रिज यूरोप और एशिया का, ईस्टर्न थ्रास और एनाटोलियन प्लेटू। अब यहाँ की ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है डार्डेनल्स, सी ऑफ मारामारा एंड बॉस्फोरस। ब्लैक सी का मैप एक बार फिर से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। डार्डेनल, सी ऑफ मारामारा एंड बॉस्फोरस। बुल्गारिया है नॉर्थ वेस्ट में, जॉर्जिया, अर्मीनिया, अजरबैजान, ईरान ईस्ट में है, सीरिया एंड इराक जो है वो साउथ में है। तो ये क्या हो गया, ये हो गई एनाटोलियन प्लेट। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है फॉर पावर सेक्टर, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, provides a framework to utilities in power sector to evolve a proactive and integrated approach। जो एक्चुअली पावर सेक्टर हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अगर यहाँ पर सडन लैप्स होता है तो हमारा इकोनॉमी, लाइफ स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। तो दिस इज अबाउट डिजास्टर मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस, इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड रिकवरी। सेक्शन 37 में भी यहाँ पे बात है, सेंडाई फ्रेमवर्क है, COP21 10 पॉइंट एजेंडा भी है, डिजास्टर रिडक्शन स्पेशली पावर सप्लाई रिजिलियंट रखना है। तो सेंटर, रीजन, स्टेट में है, पावर इंफ्रा है, क्लाइमेट सिनेरियो है, सोशल मीडिया में भी डिजास्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन है। फायर एल्ड प्रोजेक्ट है वाइल्ड फायर के लिए है। ओके, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये अभी लॉन्च किया है, रेस्पॉन्स टाइम रिस्क टू फायर फाइटर्स कम हो, बिकॉज वाइल्ड फायर से लॉसेस भी होते हैं, एनवायरमेंटल लॉसेस, और एट टाइम्स एनिमल्स और या फिर टूरिस्ट ट्रैकर्स हैं वहां पे, उनका भी लाइफ लॉस हो सकता है। तो फायर, जो वाइल्ड फायर है, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। साइक्लोन फ्रेडी आया था मेडागास्कर, मोजाम्बिक में, एंड लो प्रेशर एरिया होता है आई, दिस इज साइक्लोन। कुछ ज्योग्राफी के पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट इज समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा है, समुद्रयान मिशन। ओके, समुद्र, बिकॉज ओशियन इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, तो ओशियन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो समुद्रयान में यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस, चाइना है। डीप ओशियन मिशंस होंगे, ओशियन को एक्सप्लोर करेंगे, सी बेड को भी, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी के लिए। डीप सी माइनिंग भी होगा, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। तो इसमें एक सबमर्सिबल मत्स्य 6000, एक हमने समुद्रयान मिशन में एक सेल्फ प्रोपेल्ड हमने डीप सी एक्सप्लोरेशन का हमने काइंड ऑफ सबमरीन टाइप बनाया है,
वो मत्स्य 6000 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने बनाया है। ये रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है। इससे हम समुद्र की गहराइयों में भेजेंगे और वहां पे एक्सप्लोरेशन करेंगे। 12 घंटे तक इसका ऑपरेशनल टाइम है। डीप ओशन मिशन पे ये काम करेगा। तो अभी इसका फंडिंग भी अच्छा है। डीप सी टेक्नोलॉजीज है और डीप सी में है। डेकेड ऑफ ओशन साइंस इसे बोला जाता है। इट इज अ मिशन मोड प्रोजेक्ट, सस्टेनेबल यूज ऑफ इकोनॉमिक ओशन रिसोर्सेज पे हमें वर्क करना है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर होता है। अब देखो डीप ओशन मिशन में और क्या क्या है। एक तो टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर भी होता है, सी माइनिंग, सबमर्सिबल, ओशन क्लाइमेट चेंज होता है, एक्सप्लोरेशन देखते हैं, डीप ओशन सर्वे, फ्रेश वाटर देखेंगे, ओशन बायोलॉजी को समझेंगे। इसमें मैन सबमर्सिबल है, मतलब 3 लोग 6000 मीटर की डेप्थ तक जाएंगे। ऐसे एक हॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर है जो मैरियाना ट्रेंच में गए थे। कैन यू नेम दैट पर्सन? ये मैन सबमर्सिबल है, इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम है। डीप सी मिनरल एनर्जी को हम फाइंड आउट करेंगे। कोस्टल टूरिज्म को बढ़ेगा, फ्यूचर प्रोजेक्शन, क्लाइमेट वेरिएबल्स पता चलेंगे, फिशरीज होगा, बायो प्रोस्पेक्टिंग होगा। हम ज्यादा अच्छे से जानेंगे बायोडाइवर्सिटी ऑफ ओशन, बिकॉज ओशन की बायोडाइवर्सिटी लैंड से कहीं ज्यादा है। हम आइडेंटिफाई करेंगे पोटेंशियल साइट्स को, मिनरल्स को, रिजेस में इंपॉर्टेंट। हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को हम देखेंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे। ओशन थर्मल एनर्जी कॉर्पोरेशन होगा, ह्यूमन कैपेसिटी बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को बढ़ाएंगे। तो ये सब होगा हमारा दिस मैरीन मत्स्य, जो अभी हमारा डीप ओशन मिशन है। अब इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, ये समुद्र का तल है और यहाँ बहुत सारे मिनरल्स हैं, रिजर्व्स हैं। इसके लिए इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने पॉलीमेटालिक नोड्यूल एक्सप्लोरेशन की बात की है। तो 75,000 का एरिया है, यहाँ पे एक्सप्लोरेशन होगा। पॉलीमेटालिक नोड्यूल पोटैटो लाइक राउंडेड होते हैं, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, हाइड्रोक्साइड के। तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो हैं इसमें कॉपर, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज ये सब है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, स्मार्टफोन, बैटरी, सब जगह ये यूज होते हैं और एक बहुत बड़ा रिजर्व है ये। ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है, जीओसी। व्हाट इज जीओसी? ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। इसमें क्या है, इक्वेटर वर्ड ट्रांसपोर्ट हो रहा है कोल्ड डीप वाटर का, पोलवर्ड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वार्म नियर सरफेस वाटर का। तो वाटर 2 लेयर्स में होता है, एक सरफेस पे और एक डीप ओशन में। ऐसे 2 वाटर की लेयर, वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो इक्वेटर वर्ड मतलब कोल्ड से, पोल से इक्वेटर वर्ड जो पानी आ रहा है, इक्वेटर वर्ड, और दूसरा पोल की तरफ जा रहा है सरफेस का। सरफेस का पानी पोल की तरफ जा रहा है और डीप ओशन में ऐसे पानी आ रहा है। तो ऐसे एक कन्वेयर बेल्ट टाइप फैशन भी चल जाता है। तो सिस्टम ऑफ 2 कनेक्टेड ओवरटर्निंग सेल्स है। एक अपर सेल है जिसमें नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर है, शैलोअर रिटर्न फ्लो है फ्रॉम अटलांटिक मेरिडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन से। एक लोअर सेल है, इसमें भी ऐसे मूव हो रहा है। डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें इतना जाना है वाटर सर्कुलेशन होता है ऐसे। ये टेक्टोनिकली ड्रिवन होते हैं, ओशन गेटवेज होते हैं। दिस इज द वे जिससे हीट बैलेंस भी हो रहा है और जो ओशन है वो पूरा, ऑल ओशंस आर इंटरकनेक्टेड, ये ऐसे इंटरकनेक्टेड वे में वर्क कर रहा है। तो अभी एक स्टडी आया है कि इसकी जो बॉडी ऑफ वाटर है ये ऐसे सेपरेट है, डीप वाटर सर्कुलेशन चल रहा है और इससे मॉडर्न फॉर्म ऑफ जीओसी बना है। तो इंडियन ओशन में ऐसा कोई डीप वाटर फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट वो होस्ट की तरह काम करता है जीओसी कंपोनेंट। हमें बस इतना जानना है ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन क्या होता है। ओशंस में भी वाटर सर्कुलेट होता है, साइकिल चलती है। ये हीट डोम है। व्हाट इज हीट डोम? हीट डोम मतलब एक पैकेट बन गया है जहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट आ गई है, मतलब वहां पे डाउनवर्ड ज्यादा आ रहा है, जो एयर है वो डाउनवर्ड मूव हो रही है। ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज हीट स्प्यूइंग एंटी साइक्लोन अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अनयूजुअल हीट आई थी फरवरी में। हॉट एयर मास जो है वो एक्सपैंड वर्टिकली इनटू द एटमॉस्फेयर, तो एयर सिंक हो रही है और जब हवा नीचे की तरफ आती है तो कंप्रेशन होता है और गर्म हो जाती है। तो इससे एक हीट डोम बन जाता है, ऐसे डोम टाइप बन जाता है जो रिलेटिव टेम्परेचर ज्यादा होता है। तभी प्रिडिक्ट किया है सेंट्रल अरेबियन एशिया में ऐसे अरेबियन सी में जोन बना। यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी हुआ जो मेडिटेरेनियन से आ रहा था। क्लाउड कवर है, वेस्टर्न हिमालय भी बैरियर की तरह काम करते हैं और फिर यहाँ पे एक हीट डोम बन गया। तो व्हाट इज हीट डोम? ये हाई प्रेशर सर्कुलेशन है एटमॉस्फेयर में, एक कैप की तरह काम कर रहा है। हॉट ओशन एयर इज ट्रैप्ड ओवर अ लार्ज एरिया। हीट डोम जो होता है ये जेट स्ट्रीम के पैटर्न से भी टाइड होता है, जैसे एक जेट स्ट्रीम भी चलती है। जेट स्ट्रीम एक गार्लैंड टाइप स्ट्रीम है जो इक्वेटर्स में, जो पोल्स में देखने को मिलती है, नॉर्थ और साउथ पोल में।
ये जो जेट स्ट्रीम है इसका बाइफर्केशन हो जाता है एट टाइम्स बाय दिस तिब्बतन एरिया से, तिब्बतन प्लेटू से, और ये भी मॉनसून ऑनसेट में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जेट स्ट्रीम है वेव लाइक पैटर्न से मूव कर रही है, हॉट एयर टिपिकली राइज हो रहा है, एयर सिंक हो रही है, और हीट डोम के कारण, एक्सेसिव हीट के कारण वाइल्ड फायर, हीट रैश, हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉस्शन, ऐसी सारी डिसीजेस होती है। फिर इन्फो क्रॉप सिमुलेशन मॉडल है IARI का, क्वांटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ हॉट वेदर ऑन क्रॉप यील्ड। जैसे जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना तो क्रॉप यील्ड इम्पैक्ट होती है। तो ये डायनामिक क्रॉप सिमुलेशन की बात है, लाइफ साइकिल डेटा ये सब होगा, पैडी, वीट, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स भी होंगे, वेदर के, क्रॉप ग्रोथ के, सॉइल के, पेस्ट एंड क्रॉप मैनेजमेंट के भी। ओके, वेदर, क्रॉप ग्रोथ, सॉइल, पेस्ट्स एंड क्रॉप मैनेजमेंट, इरिगेशन एक्सेट्रा के। तो इन्फो क्रॉप एक है कि हीट से क्रॉप में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ओके, तो दिस इज अर्थक्वेक इनर कोर, अर्थक्वेक इनर कोर। ये हमारा अर्थ है और अर्थ की बहुत सारी लेयर्स है। इनर लेयर है कोर, फिर आउटर कोर, फिर मेंटल है। फर्दर इसमें ये जो टॉप मोस्ट होता है दिस इज कॉल्ड लिथोस्फेयर, ये क्रस्ट और अपर सॉलिड मेंटल होता है, फिर मेंटल, फिर लिक्विड। जो कोर होता है उसकी भी आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है। टोटल 6378 किलोमीटर टोटल रेडियस ऑफ अर्थ बोल सकते हैं, और इसमें फिर अलग अलग लेंथ में है, से कोर, देन मेंटल, और देन फिर आउटर क्रस्ट। तो साइंटिस्ट ने भी एक नया लेयर निकाला है इनर कोर का, आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया। डिस्कवर और इन्वेंट करने में क्या डिफरेंस होता है बताइए। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के सेसमोलॉजिस्ट ने सॉलिड मेटालिक बॉल का एक इनसाइड इनर कोर, एक और इनर मोस्ट इनर कोर फाइंड किया है। ये सॉलिड है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है बट प्रेशर भी बहुत है, इसके कारण ये सॉलिड है। ये क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर है इनर कोर के इनर मोस्ट रीजन का। फर्स्ट हाइपोथाइज 20 इयर्स अगो हुआ था, डेटा गैदर्ड हुआ सेसमिक वेव्स का। इसकी 4 लेयर्स है। क्रस्ट जो है ये टॉप मोस्ट और आउटर मोस्ट लेयर है, 1% ऑफ अर्थ वॉल्यूम है यहाँ पे। मेंटल जो है ये सॉलिड प्लास्टिक लेयर है अर्थ का, 84% अर्थ वॉल्यूम है। आउटर कोर लिक्विड पोर्शन ऑफ कोर है, इसमें नाइफ, आयरन है यहाँ पर, आयरन एंड सम अदर लाइटर एंड एलिमेंट्स है। इनर कोर होता है, इनर कोर में आयरन और निकल है, और हैवी एलिमेंट्स हैं जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम, सिल्वर एंड टंगस्टन। एक्चुअली ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना ये अर्थ के अंदर है। जो हमें माइंस में बाहर दिखते हैं ना, जैसे आयरन की माइंस हैं या फिर दिस, एक्चुअली ये बाहर आए थे विद द हेल्प ऑफ लावा, मैग्मा की तरह ये आए और डिपॉजिट हो गए वहां पे, ऐसे करके वहां पे ओर्स बने। बट जो एक्चुअल सोर्स है ये सारे हैवी एलिमेंट्स जो है वो अर्थ के अंदर है। हम पढ़ते हैं ना ग्रेविटी, तो बिकॉज ऑफ वेट ज्यादा है, हैवी है, ये अंदर की तरफ सेटल हुआ है। तो आपकी जो कोर है, अर्थ कोर है, आउटर कोर है, मेंटल है, यहाँ पर आपको बहुत सारे हैवी एलिमेंट्स मिलेंगे। फिफ्थ लेयर का सिग्निफिकेंस ये है बिकॉज अर्थ का इनसाइड अभी भी वी डोंट नो, हम इनडायरेक्ट एविडेंसेस से पता लगाते हैं, हमें और फर्दर इवोल्यूशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ सकता है। ये है मैमेटस क्लाउड, नासा ने अभी रिलीज किया है पिक्चर ऑफ मैमेटस क्लाउड। ये जनरली अपीयर है इन कनेक्शन विद सब्सटेंशियल क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के साथ। इसमें स्ट्रैटोक्यूमुलस, ऑल्टोस्ट्रेटस, ऑल्टोक्यूमुलस, ऐसे सारे क्लाउड्स हैं। टर्बुलेंस बहुत ज्यादा है मैमेटस क्लाउड में, और प्रोजेक्टिंग एनविल, एनविल क्या होता है, जैसे ये होता है एनविल, दिस इज एनविल। लोअर लैटिट्यूड पे आ सकते हैं, एल्टीट्यूड में शेप इनका वेरी हो सकता है, बल्ज होता है इनमें इलोंगेटेड ट्यूब की तरह। तो दीज आर टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, टाइप्स ऑफ क्लाउड। अब सवाल ऐसा नहीं आएगा कि मैमेटस को एक्सप्लेन करो, सवाल ये आएगा कि व्हाट इज दिस, इट इज अ काइंड ऑफ क्लाउड। सीरस अ टाइप ऑफ क्लाउड, स्ट्रेटस टाइप ऑफ क्लाउड, क्यूमुलस स्ट्रेट ऑफ क्लाउड, क्लाउड ए टाइप ऑफ क्लाउड, लाइक दैट। एक नया प्लेटू डिस्कवर हुआ है, ये लो एल्टीट्यूड बेसाल्ट प्लेटू है, थाने में मिला हुआ है, और ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। महाराष्ट्र में फोर्थ टाइप ऑफ प्लेटू, एक्चुअली पूरा डेकन प्लेटू का एक पार्ट बोला जा सकता है। 76 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड श्रब्स है यहाँ पे। डोमिनेंट लैंडस्केप है वेस्टर्न घाट में, जियोलॉजिकल फीचर इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न घाट, वेदरिंग भी यहाँ पे हो रहा है, और सारे कॉन्टिनेंट्स में क्लाइमेट जोन वेजिटेशन टाइप्स में देखने को मिलता है। रॉकी आउटक्रॉप है, आउटक्रॉप क्या होता है, प्लेटू में जो ऊपर का एरिया होता है वो लाइक डेन्यूड भी हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है, तो उसको आउटक्रॉप बोलते हैं। तो सपोर्ट हाई लेवल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी है, एंडेमिज्म भी है, सीजनल वाटर अवेलेबिलिटी होता है, यहाँ क्लाइमेट चेंज को स्टडी करते हैं, क्रिटिकल ब्रीडिंग साइट्स भी है, मैमेलियन एंड एवियन प्रेडेटर्स का नेस्टिंग भी है यहाँ पे। बेसाल्ट इंडिजिनस रॉक है दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम क्विक कूलिंग ऑफ लावा, लावा क्विक कूल होता है तो बेसाल्ट बनता है।
इसमें मैग्नीशियम और आयरन भी होता है। सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम है और ये प्लांट न्यूट्रिशन के लिए जरूरी होता है। तो ये जो ब्लैक सॉइल है ये भी यहाँ ज्यादा मिलती है। एटमॉस्फेयर एक रिवर है, इट इज अ काइंड ऑफ रिवर बट दिस इज इन एटमॉस्फेयर। तो ये एक स्टॉर्म है जो हेड हुआ कैलिफोर्निया में, फ्लडिंग ऑफ लैंडस्लाइड, हाई विंड्स, पावर आउटेज भी उससे देखने को मिला। तो एटमॉस्फेरिक रिवर्स एक लॉन्ग नैरो रीजन है एटमॉस्फेयर में, ये नदी की तरह बह रहा है। वाटर वेपर आउटसाइड ट्रॉपिकल रीजन से हायर लैटिट्यूड की तरह ये मूव करता है। ट्रॉपिकल से हायर लैटिट्यूड की तरह जो एटमॉस्फेयर है वहां पे नदी की तरह बह रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिवर। तो इससे बहुत सारी डिफिकल्टी होती है, जहां लैंडफॉल हुआ है वहां पे ज्यादा स्टॉर्म टाइप सिचुएशन आएगा, रेन और स्नो होगा। तो एक वीक सिस्टम है। एटमॉस्फेरिक रिवर जो होता है ये एक्सट्रीम रेनफॉल और फ्लड लेके आता है, कैटास्ट्रॉफिक डैमेज भी करता है। राम सेतु न्यूज में है, दिस इज राम सेतु, दिस इज राम सेतु। यहाँ पर पार्क स्ट्रेट है और यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। बीच में एक ब्रिज है, दिस ब्रिज इज कॉल्ड राम सेतु। तो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट ये है कि पहले हमें ऐसे श्रीलंका घूम के जाना पड़ता है इंडिया के वेस्ट से ईस्ट। सेतु समुद्रम में इसको हम बाईपास कर देंगे, बट द पॉइंट इज किस कॉस्ट पे। इकोलॉजिकल कॉस्ट इसकी ह्यूज हो सकती है, एनवायरमेंटल कॉस्ट इसकी ह्यूज हो सकती है। ऑल्दो टाइम और फ्यूल एटसेट्रा बचेगा, बट एनवायरमेंट कॉस्ट ह्यूज होगा। यहाँ पे सेंटिमेंट्स एंड रिलीजन भी एसोसिएटेड है। तो राम सेतु जो है एडम्स ब्रिज है, ये चेन ऑफ लाइमस्टोन शोल्स है। प्योर ज्योग्राफी की बात करें तो ये लाइमस्टोन शोल्स है। पंबन आइलैंड है, यहाँ पे पंबन आइलैंड है, रामेश्वर आइलैंड है। साउथ एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु और मुन्नार को ये कनेक्ट कर रहा है। तमिलनाडु ने अभी एक रिजोल्यूशन पास किया और बोला कि यहाँ जो वर्क है उसको कंटिन्यू करें या नहीं करें, इस पे अभी थोड़ा डिबेट है। ये नेशनल हेरिटेज की भी इसको बनाने की बात है, पार्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं, इसे एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, डिस्टेंस कम होगी और सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए हेल्प होगा अगर सेतु समुद्रम बनेगा। बट अगेन एनवायरमेंटल कॉस्ट ह्यूज है, पोल्यूशन बहुत होगा और इससे कोरल रीफ भी डैमेज होगी। प्लेसेस एंड न्यूज देखते हैं। दिस इज शिंकुनला टनल, हिमाचल में शिंकुनला। तो ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। नीमू पदम दारचा रोड लिंक है हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति लद्दाख जस्कर वैली में। ये सियोम रिवर है, सियोम रिवर कहाँ पर है, अरुणाचल में है। अभी यहाँ पे 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज अभी इनॉग्रेट हुआ है, बिकॉज चाइना से बॉर्डर एरिया बेहतर करना है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की और यहाँ पे मॉलिंग नेशनल पार्क भी है। ये भारत पुजा है, इसमें रिवर बैंक इकोसिस्टम की बात है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। यहाँ पे सेंट्रल केरला है, अन्नामलाई हिल्स है वेस्टर्न घाट में। दिस इज भारत पुजा, दिस इज इन केरला। दिस इज हैदरपुर वेटलैंड है, यूपी में है, यूपी में है ये। और यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट अभी इस वेटलैंड को बढ़ा रहा है, प्रोटेक्शन की बात है और प्रोटेक्टेड रामसर साइट भी है। ताल कावेरी इज इन कर्नाटका और यहाँ पे इमर्ज एज एन आइडियल लोकेशन टू गेज एट स्काई एंड हैव अ स्टार पार्टी। मुनरो थुरुट्टू आइलैंड केरला में है और यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है अष्टामुडी और कल्लड़ा रिवर का केरला। तो ये प्लेसेस इन न्यूज है, शिंकुनला, सियोम रिवर, भारतपुजा, हैदरपुर, ताल कावेरी एंड मुनरो थुरुट्टू आइलैंड। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज है। नॉर्वे, नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो। इसमें सब्सटेंशियल लेवल ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स मिले हैं सी बेड पे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। ताजिकिस्तान दुशानबे, यहाँ पे गोर्नो बादकस्तान ऑटोनोमस रीजन है ताजिकिस्तान में, यहाँ पे अर्थक्वेक आया है, ताजिकिस्तान दुशानबे। देन लेक चाड है, ये कॉन्फ्लिक्ट जोन भी है यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज फ्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट इन लेक चाड बेसिन में, अफ्रीका। ये फिजी है, फिजी में अभी प्राइम मिनिस्टर डेप्यूटी पीएम ऑफ फिजी ने एक्सप्रेस किया है इंडिया से पार्टनरशिप क्लाइमेट एक्शन गोल्स पे। लेक विक्टोरिया तंजानिया में है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नाइल रिवर। एंड न्यूजीलैंड में कैपिटल वेलिंगटन, साइक्लोन गैब्रियल आया है अभी। कुछ और रिपोर्ट्स न्यूज में हैं, जैसे लाइफ का मतलब होता है लाइफ मिशन, अभी बहुत न्यूज में है। हमें जितने भी वर्क है वो विद क्लाइमेट होना चाहिए, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मेजर्स। तो आईईए ने लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडिया, आईईए की एक रिपोर्ट है, एनर्जी ट्रांजिशन की बात है, COP26 की बात है। एमिशन है यहाँ पे, कंज्यूमर्स ग्लोबली कितने हैं, इंडिया को कितना टाइम लगा, फुल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस एटसेट्रा। दिस इज लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडिया। क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है ये। की हाइलाइट्स इसकी क्या है, हाफ ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है 10% जो ग्लोबल कार्बन एमिटर्स हैं वो जनरेट कर रहे हैं। कार्बन एमिशन को कम करना है, इससे हमारी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
ग्लोबल असेसमेंट है सॉइल कार्बन ग्रासलैंड्स में भी सॉइल कार्बन स्टोरेज होता है, तो दैट इज वाई ग्रासलैंड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ग्रासलैंड्स में 20% ऑफ दिस सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन वर्ल्ड का है, और ग्रास लॉस होगी बिकॉज ऑफ ग्रेजिंग, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग एक्सेट्रा, तो उससे कार्बन रिलीज होगा। तो ये ग्रासलैंड्स है। देन एसओसी नॉट इंक्लूडेड नेशनल क्लाइमेट प्लान में है। ग्रासलैंड्स क्या होती है? ओपन कंटिन्यूअस फेयरली फ्लैट एरिया होता है। देखो ये कुछ ग्रासलैंड्स है, नाम याद होने चाहिए। पहला नाम है सवाना, तो वेयर इज सवाना? दिस इज सवाना इन अफ्रीका। दूसरा नाम है स्टेपी, दिस इज इन यूरोप, दिस इज स्टेपी, पुस्ताज भी है। प्रायरी का है नॉर्थ अमेरिका में। फेल्ट कहाँ पर है? फेल्ट है साउथ अफ्रीका के पास में। डाउन्स कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। पैम्पास कहाँ पर है? पैम्पास आपको यहाँ अर्जेंटीना के आसपास मिलेगा। लानोस है, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में मिलेगा, यहाँ पर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। कैंपोस है, दिस इज इन ब्राजील वी कैन से, और ये मंचूरिया का ग्रासलैंड है। तो ये ग्रासलैंड याद रखने हैं, सवाना, स्टेपे, प्रायरी, फेल्ट, डाउन, पाम्पास, लानोस और कैंपोस। ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट इंडेक्स है। देन इसके अलावा क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF ने रिलीज किया है। ग्लोबल सी लेवल का राइज हुआ है, दिस इज ऑल्सो कॉज ऑफ वरी। सी लेवल राइज हो रहा है, और बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं, स्मॉल आइलैंड्स, वो डिफिकल्टी में आ रहे हैं, जैसे माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया। ओजोन रिकवरी असेसमेंट है, ओजोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑल्दो इसमें सक्सेस तो मिला है बट इट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग ड्राईलैंड रिपोर्ट्स भी है, ये FAO का है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। प्लास्टिक्स में भी इनोवेशन करना है, प्लास्टिक पॉल्यूशन इज बैड। लद्दाख पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के अंदर जो यायासो है, लद्दाख का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, इसको डिक्लेयर किया है। यहाँ बहुत सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स आते हैं। बार हेडेड गूज का नेस्टिंग एरिया भी है। हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट है ब्लैक नेक्ड क्रेन इन इंडिया का। दिस इज सिक्योर हिमालय, MOEFCC के अंदर है। UNDP फंडेड बाय ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन की यहाँ पे बात है। साउथ अफ्रीका ने ट्रांसलोकेशन की बात की है 12 चीता इंडिया में, तो ये 12 चीता इंडिया में आएंगे। तो चीता इंडिया में ये यहाँ पर अवेलेबल है। चीताज वर मेड अवेलेबल बायोस्फीयर, दिस रिलोकेटेड कूनो में हुए हैं, मध्य प्रदेश, इंडिया में। तो हमें बस यही याद रखना है, कूनो में आए हैं। ओके, तो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है, 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में हो रहा है, अफ्रीका एशिया। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। RBI ने सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए हैं। ग्रीन मतलब रिलेटेड टू एनवायरमेंट, तो ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया। अब दिस इज सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स है, और 5 साल 10 साल के ग्रीन बॉन्ड्स है, करंट फाइनेंशियल ईयर में किया है। और ये डेजिग्नेटेड है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नॉन रेसिडेंट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम है, घर के ऊपर सोलर पावर आप पैनल लगा सकते हो, रूफ टॉप सोलर प्लान है। देन इसके अलावा ये करेक्शंस हैं, जैसे आर्टिकल में ये लिखा था स्पीशीज इन न्यूज में, एशियाटिक लायन जो होता है ना, वो अफ्रीकन लायन से थोड़ा छोटा होता है। SDGs भी हैं, ये SDGs हमें याद होने चाहिए। जो पुराना था PDF उसमें गलत था, ये सही लिखा हुआ है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर एजुकेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लाइमेट एक्शन, जीरो हंगर एंड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। ऐसे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, 17 SDGs है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पार्ट में हम यहाँ तक पढ़ते हैं। अब हमारा जो बचा है वो नेक्स्ट है सोशल इश्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कल्चर। इसको हम 3rd पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।